हाँ जी, आज हम सिक्योरिटी लॉ पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ दो तीन चीज़ें बता दूँ आज की क्लास के बारे में। नंबर वन, दो टॉपिक्स आपको ऐसे करवाने वाला हूँ जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आते हैं। हम बात करेंगे टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ कंपनी कैसे कैलकुलेट होती है, और फिर हम बात करेंगे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे, ये जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि निफ्टी में और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वो पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। जब हम बोलते हैं निफ्टी 18,000 पॉइंट टच हो गया, तो वो पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोज पॉइंट्स, वो समझेंगे आज, दैट इज देयर। और बीएससी सेंसेक्स है तो 61,000 पॉइंट टच हो गया, तो वो 61,000 पॉइंट का क्या मतलब होता है ये समझेंगे। तीसरी चीज़ इस क्लास में जो आपको बताऊंगा, दैट इज़ कि आपको ज़िंदगी में अगर 1000% सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो क्या इन्वेस्टमेंट है, और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, और एक साल का 15% 17% अगर आपको कमाना है अप्रॉक्सीमेटली, तो ऑन एवरेज 15 to 17% पर एनम विद 100% 1000% सेफ्टी, तो वो कैसे कमाना है आपको स्टॉक मार्केट में से। क्योंकि बैंक में एफडी करवाएंगे तो क्या होगा, 6% मिलेगा, 7% मिलेगा, एक साल का इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। एनुअल एफडी 1 लाख रुपए की एफडी करवा दी तो क्या मिलेगा, एक साल के बाद 7,000 रुपये मिलेंगे, दैट्स इट। और यहाँ पर अगर करवाएंगे स्टॉक मार्केट में जो मैं बताने जा रहा हूँ, तो कम से कम 1 लाख के ऊपर 15,000 तो मिलेंगे, 17,000 भी मिलेंगे, वेल वट एवर इज गोइंग टू हैपन, एंड विद 1000% सेफ्टी विदाउट रिस्क फैक्टर। लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट में बहुत गवा कर जाते हैं, मैं बताऊंगा कमाना कैसे है, और पूरा समझाऊंगा, वो पूरा का पूरा समझाऊंगा। और वेल वो चीज़ जो मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कि वो 1000% सेफ्टी के साथ कैसे लगाना है, कब लगाना है, कब निकालना है, कब खरीदना है, कब बेचना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ें जो समझाऊंगा, वो चीज़ें समझने के लिए लोग कोर्सेज करने के लिए जाते हैं, स्टॉक मार्केट कोर्सेज, और वो कोर्स की वैल्यू होती है 16,000 रुपये, और मैं आपको आज 15-20 मिनट के अंदर वो समझाऊंगा। और वो कोर्स 16,000 का कोर्स लोग 16 क्लासेस में करते हैं, मैं आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट में बता दूंगा। आपके वो 16,000 रुपये आज बचाने जा रहा हूँ। जिसने वो 16,000 रुपीज़ खर्च किए ना, उसको उसकी वैल्यू मालूम है, मैंने भी किए थे, आई डिड दैट कोर्स एंड आई स्पेंड 16,000 रुपीज़। फिर लगा यार ये सारे जो मतलब 16 क्लासेस का जिस्ट है, ये तो मैं 16 मिनट में बता सकता हूँ, और 16 मिनट में जो बताऊंगा, और क्योंकि मैंने 16,000 रुपये खर्च किए थे तो मुझे दर्द है ना कि मैंने खर्च किए थे, तो फिर मैंने उस चीज़ को, नॉलेज को यूज़ किया, और उस नॉलेज के बेस पे फिर मैंने कई कई गुना कमाया, मल्टीप्लाई किया। आप लोगों को फ्री में मिल रहा है, तो आप लोगों को हो सकता है कि हमें फ्री में मिल गया है, तो हम क्यों हम यूज़ करें, उस स्ट्रैटेजी को यूज़ भी क्यों करें, और हम उसके बेस पे क्यों कमाएं। ऐसा होता है ना, कोई चीज़ फ्री में मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं रहती, फिर वो हो भी सकता है आप लोगों के साथ। और अगर आपको लगेगा वैल्यू है, तो मैं कहूँगा कि पापा को समझाना घर जाकर कि चलो पापा, पैसे से पैसा कमाते हैं, मतलब हार्डवर्क से तो कमाना ही है, लेकिन पैसे से पैसा कमाते हैं, और वो भी 1000% सेफ्टी के साथ कमाते हैं। तो आज का सेशन आपके लिए भी है, और आपके पापा के लिए भी है, मम्मी के लिए भी है, मैं कहूँगा भाई बहन के लिए भी है, कजन्स के लिए भी है, सबके लिए है। इट इज़ फॉर एवरीबडी, मैं तो कहूँगा पूरे हिंदुस्तान के लिए है, पूरे हिंदुस्तान को देखना चाहिए ये आज का जो सेशन है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटायर इंडिया, और पूरा हिंदुस्तान कमा सकता है, और सेफ्टी के साथ कमा सकता है, विल बी यूजफुल फॉर एवरीबडी। तो अब शुरू करते हैं फाइनली। तो पहली चीज़, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ आर द पॉइंट्स कैलकुलेटेड इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी, यहाँ से बेसिक्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो एक चीज़ मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताई थी कि बीएससी सेंसेक्स इज द एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 30 कंपनीज, एंड एनएससी निफ्टी इज एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 50 कंपनीज। तो एक तरफ वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स जिसका नाम क्या है, सेंसेक्स, एक तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स जिसका नाम क्या है, निफ्टी। और जो सेंसेक्स है वो कितनी कंपनीज से मिलकर बना है, टॉप 30 कंपनीज ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और निफ्टी कितनी कंपनीज से मिलकर बना है, टॉप 50 कंपनीज ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो टॉप 50 कंपनीज हैं। और ये जो 30 कंपनीज हैं, ये इन 50 कंपनीज में कॉमन है, प्लस तो हम 50 का ब्रेकअप कैसे कर लेते हैं, वो 30 + 20, टॉप 30 तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे सेम है, लेकिन उसके बाद उसके नीचे 31st कंपनी से लेकर 50th कंपनी तक 50 कंपनीज और ऐड की हुई हैं। उसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी समझ लेंगे। एक चीज़ अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से देख लो आप, एंड दिस इज नंबर ऑफ कंपनीज विच आर लिस्टेड, जिनके इक्विटी शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, वो कितनी हैं 4,807 कंपनीज के इक्विटी शेयर लिस्टेड हैं। लेकिन जो सेंसेक्स बना है, जो सेंसेक्स इंडेक्स बनता है, जो ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स 61,000 पॉइंट पहुंच गया, वो सिर्फ कितनी कंपनीज का बना है, ओनली 30 कंपनीज। वो ग्राफ कितनी कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, सेंसेक्स का जो ग्राफ है 61,000 पॉइंट का ग्राफ, वो रिप्रेजेंट करता है ओनली 30 कंपनीज, जबकि टोटल कितनी कंपनीज के इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हैं,
4807 कंपनीज के इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हैं, लेकिन सेंसेक्स सिर्फ क्या शो कर रहा है, ओनली 30 कंपनीज। और फिर कह रहे हैं कुछ कंपनीज, एक बार फटाफट डेटा देख लेते हैं। नंबर ऑफ कंपनीज जिनकी इक्विटी शेयर्स पहले लिस्टेड थे लेकिन अभी ना सस्पेंड हो गए हैं, आजकल उनकी ट्रेडिंग नहीं हो रही। कितनी कंपनीज हैं? 896 कंपनीज। फिर कंपनीज जिनकी इक्विटी कैपिटल जो ट्रेड के लिए अब अवेलेबल है, अच्छा ये 4807 में से ये माइनस ही कर दो, तो दिस माइनस दिस, ट्रेडिंग एक्चुअली सिर्फ इतनों की हो रही है 3911। तो 4807 कंपनीज के इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हैं, लेकिन उसमें से ट्रेड सिर्फ 3911 हो रहा है। तो मैं तो 3911 ही लूँगा यहाँ पर, मतलब मैं 4807 नहीं लूँगा, 3911 लूँगा। फिर नंबर ऑफ कंपनीज जिनकी ट्रेड्स परमिटेड हैं, अब ये परमिटेड का क्या मतलब होता है, ये आपके सिलेबस में आगे वैसे तो आएगा। ये वो कंपनीज हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुई हैं, लेकिन उन्होंने परमिशन मांगी है कि हमारे शेयर्स की ट्रेडिंग की परमिशन दे दो। तो इनको फिर लिस्टेड कंपनी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? परमिटेड कंपनीज बोलते हैं। और परमिटेड कंपनीज में भी 37 कंपनीज हैं, जिनमें से 8 सस्पेंड हो गई, तो 37 माइनस 8 दैट इज 29 कंपनीज। बैलेंस 29 कंपनीज हो गई। तो अगर बैलेंस 29 कंपनीज यहाँ पर हैं, तो मैं कहूँगा 3911 में आप ये वो और ऐड कर लो। 3911 वो हैं जो लिस्टेड भी हैं और ट्रेड भी हो रही हैं, और 29 कंपनीज वो हैं जो लिस्टेड नहीं हैं लेकिन ट्रेड हो रही हैं, एक्टिवली ट्रेड हो रही हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3940 हो जाएगा। सो टोटल वो नीचे दिया ही हुआ है टोटल, दैट इज टोटल 3940। ये आज जनवरी 2023 की बात हो रही है। आने वाले टाइम में थोड़ा सा प्लस माइनस होता रहेगा, वो तो और कंपनीज लिस्टेड होंगी और कंपनीज के पब्लिक इशू आएंगे। आईपीओ एफपीओ मालूम है ना आपको, आईपीओ आएंगे तो लिस्ट होंगे, तो फिर नंबर ऑफ कंपनीज और बढ़ जाएंगी। देन आई विल से टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विच आर अवेलेबल फॉर ट्रेड, ये आ गया। नाउ नंबर ऑफ कंपनीज जिनके सिर्फ डिबेंचर्स लिस्टेड हैं, ये वो कंपनीज हैं जिनके सिर्फ डिबेंचर्स लिस्टेड हैं, इनके इक्विटी शेयर्स मार्केट में लिस्टेड नहीं हैं। कितनी कंपनीज हैं? 4888 कंपनीज वो हैं जिन्होंने कभी ना कभी या तो पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर करके लिस्ट करवाया, या फिर पब्लिक इशू नहीं किया, प्राइवेट प्लेसमेंट से डिबेंचर इशू किया और वॉलंटरली अपनी मर्जी से लिस्ट करवा लिया। 488 कंपनीज वो हैं, लेकिन इनके इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है। आज मैं इनको इग्नोर करूंगा क्योंकि डिबेंचर लिस्टेड है, इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है, तो आई विल सिंपली इग्नोर। देन आज से उसके बाद फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं और म्यूचुअल फंड्स की कुछ स्कीम्स हैं जो मार्केट में लिस्टेड हैं। कितनी हैं? म्यूचुअल फंड नाम सुना है? म्यूचुअल फंड क्या बोलते हैं उसके आगे? सही है या गलत है? बोलते तो सही हैं लेकिन कई बार गलत भी हो जाता है कईयों के साथ। तो म्यूचुअल फंड, और जो मैं आपको कह रहा था ना आज लास्ट में सिखाऊंगा, वो म्यूचुअल फंड की एक स्कीम है जो सही है, लेकिन उसमें सही टाइम पे पैसा लगाओ और सही टाइम पे निकालो तो सही है, नहीं तो गलत भी है। बहुतों के साथ गलत भी हो जाता है। सो फिलहाल से तो म्यूचुअल फंड सबके साथ सही नहीं होता। ऐसे लोग भी हैं जो मतलब हम बोलते हैं यही है कि म्यूचुअल फंड इज द सेफेस्ट मेथड टू इन्वेस्ट द मनी इन द स्टॉक मार्केट, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाकर लोग लुट के निकलते हैं, गवा के निकलते हैं, फिर रोते हैं कि नहीं म्यूचुअल फंड वालों ने भी बेवकूफ़ बना दिया। वो कस्टमर केयर में एक लड़की बैठी थी, बड़ी स्वीट सी बातें कर रही थी और हमारे 2 लाख रुपए लगवा दिए, और फिर वो 2 लाख रुपए के 50,000 रह गए और 1.5 लाख रुपए डूब गए। उसकी मीठी मीठी बातों में फंस गए या जो भी हुआ, मतलब हैपन्स, दुनिया के साथ होता है, मतलब बेवकूफ़ बनते हैं बहुत लोग। देन आई विल से अब टोटल नंबर ऑफ लिस्टेड एंटिटीज तो वो 5315 बना रहे हैं, लेकिन मेरे लिए आज का नंबर जो सबसे रेलिवेंट है वो क्या है? 3940 वो कंपनीज हैं जिनके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हैं या फिर परमिटेड हैं और ट्रेड हो रहे हैं फाइनली। लेकिन फिर मुद्दे की बात यह है, क्या सेंसेक्स इन 3940 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है? क्या वो जो 61,000 पॉइंट्स का वो जो ग्राफ है, वो जो हम सेंसेक्स ऊपर चढ़ता हुआ देखते हैं, देखा कभी वो ग्राफ हिलते हुए कितने लोगों ने देखा कभी वो ग्राफ ऊपर नीचे हिलता हुआ, ऊपर चढ़ गया नीचे गिर गया? चलिए 50% लोगों ने देखा है, बाकी 50% लोग अभी अभी जुपिटर ग्रह से आए हैं या मार्स से आए हैं, वीनस से आए हैं, तो देखोगे आप भी अब वो आपको पॉइंट्स तो ऊपर नीचे हिलते हुए दिखेंगे ही। तो लेकिन वो ग्राफ सिर्फ कितनी कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है? टॉप 30 कंपनीज, टॉप 30 कंपनीज ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आर रिप्रेजेंटेड ओवर देयर इन दैट ग्राफ। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये टॉप 30 कंपनीज को सिलेक्ट कौन करता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कौन लोग बैठे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपने आप में एक कंपनी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज BSE लिमिटेड। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अपने आप में ही एक कंपनी है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो चूज करते हैं इन टॉप
30 कंपनीज को, और ऐसे ही इधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी हम बात करते हैं चूजन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनएससी द टॉप 50 कंपनीज। एनएससी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या चुनते हैं? टॉप 50 कंपनीज। अच्छा, जो 4000 आपको या जो भी नंबर दिख रहा था 3940, ज़रूरी नहीं कि वो सारी की सारी कंपनीज आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। ऐसा हो सकता है यहाँ पर कुछ प्लस माइनस भी हो, कुछ कम हो कुछ ज़्यादा हो। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिन्होंने अपने आप को दोनों पे लिस्ट करवाया है, एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट करवाया। लाइक वो जो आपको टॉप 30 कंपनीज दिख रही हैं वो तो दोनों पे ही लिस्टेड हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और वट एवर से एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, एशियन पेंट्स, टाइटन, यू हैव हर्ड द नेम, आईटीसी नाम सुना है? तो वेल आई से, अब अगर मैं बोलता हूँ कि ये टॉप 30 कंपनीज में हाथी कौन है, टॉप 30 कंपनीज में हाथी कौन है जो चलते हैं तो पूरी मार्केट धम 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 हिलती है? तो पहला हाथी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दूसरा हाथी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तीसरा हाथी एचडीएफसी, चौथा हाथी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये वो हाथी हैं, जब चलते हैं तो मार्केट हिलती है। आईटीसी दैट इज हियर, जब आगे बढ़ते हैं तो मार्केट को उठाते हैं, जब इनके शेयर नीचे गिरते हैं तो फिर मार्केट इनके साथ साथ गिरती है। और घोड़े कौन हैं जो उड़ते हैं स्टॉक मार्केट में? इन 30 कंपनीज में घोड़े कौन हैं? बजाज की 2 कंपनीज, एक बजाज फाइनेंस और एक बजाज फिनसर्व। वो चलते नहीं हैं, वो उड़ते हैं। जब भागते हैं तो बहुत स्पीड पे भागते हैं और जब गिरते हैं तो बहुत स्पीड पे गिरते हैं। और बजाज फाइनेंस कल गिरा था 7%, तोते उड़ गए लोगों के। 7% इन वन डे, मतलब दैट वाज सुपर क्रैश की एक दिन में 7% का फॉल आ जाना। और आज फिर सुबह गिरा हुआ था, तो मतलब बजाज फाइनेंस अभी रुकने के मूड में नहीं है। जब ऊपर भागते हैं तो ऊपर भागते हैं और जब नीचे गिरते हैं तो नीचे गिरते हैं। और वेल इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं पॉइंट कैलकुलेशन में, एक बार आपको थोड़ा सा एक घोड़ों के दर्शन करवा दूं। बजाज फाइनेंस ओवर देयर, और ये भागता जा रहा है भागता जा रहा है हम नीचे की तरफ। आज अभी देखते हैं कि अभी एक बार रीलोड कर लेते हैं क्या दिखा रहा है। सो ये बजाज फिनसर्व है, ये रेड कैंडल्स दिख रही हैं, ये लास्ट में 30.54 टच होता हुआ दिख रहा है नीचे। और मैंने क्या समझाया था कि 30.54 आ जाए, 30 आ जाए तो राइट टाइम टू बाय। ये नीचे नीचे दिख रहा है 30.54 आ गया, तो 30.54 आ गया आरएसआई। तो मतलब अभी ये हो सकता है आज इसको तोड़कर नीचे चला जाए, 30 का लेवल आरएसआई तोड़कर नीचे चला जाए। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल ओवर हेयर। खैर शेयर का मैं सिर्फ अगर आपको रेट दिखाऊं तो ये बजाज फाइनेंस, एक बार इसको भी रीलोड कर लें। हाँ जी, थोड़ा सा ही अभी फॉल दिखा रहा है लेकिन 6100 के लेवल पे आया हुआ है। और अगर मैं इसको पीछे से शुरू करता हूँ, वेल अगर बहुत पीछे से ग्राफ देखता हूँ तो ये बजाज फाइनेंस कभी 5 रुपये 75 पैसे का शेयर था, आज 6000 तो है ना, 6000 तो दिख ही रहा है आपको। तो कभी 6 रुपये का शेयर था, आज 6000 का है। और ये 6 रुपये का कब था? ये 5 जुलाई 2002। और सोच के देखो, अगर आपके पापा ने 5 जुलाई 2002 को 1 लाख, मतलब 1 लाख शेयर लिए होते, 1 लाख शेयर लिए होते मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट की होती? 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी होती 2002 में, और आज तक होल्ड करके रखा होता तो 1 लाख के आगे 3 जीरो और लग गए होते। और 1 लाख के आगे 3 जीरो और लगने का मतलब समझ रहे हो, टोटल हो गई 8 जीरो। तो मतलब कितने हो गए होते? 100 करोड़ रुपए होते हैं आज पापा की जेब में। 1 लाख रुपए वुड हैव बीन कन्वर्टेड टू 100 करोड़। और ये सच्चाई है, ये परियों की कहानियाँ नहीं है, ये राजा रानी की कहानियाँ नहीं है। अगर पापा ने कायदे से सिर्फ 6 लाख रुपए, अगर 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 600 करोड़ होते। अगर 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो 100 करोड़ होते। अगर 6 लाख इन्वेस्ट किए होते तो 600 करोड़ रुपए होते आज पापा की जेब में। और आप यहाँ बैठे सीएस नहीं कर रहे होते, आप जिंदगी में कुछ और ही कर रहे होते, कहीं और ही होते आप फिर। तो ये वो दो, और सफ़र सिर्फ कहाँ से लेकर कहाँ तक का है? 2002 से लेकर 2022-23 तक का सफ़र है। और बीच में तो ये शेयर और भी 7800 भी गया था, 2021 की बातें हैं, 7800 भी गया था। पापा बेचकर भी निकल गए होते तो बहुत पैसा कमा लिया होता पापा ने। तो आप तो तब पैदा ही हुए थे, मतलब पैदा भी नहीं हुए थे 2002 में। और आइशर मोटर्स, वो बुलेट सुना है ना, बुलेट, बुलेट वाली, हाँ, और पंजाबी लोग बोलते हैं बुल्ट, क्या बोलते हैं? बुल्ट। तो ये बुल्ट वाली कंपनी 1 रुपये 22 पैसे का शेयर था, और सस्ता कर दिया आपके पापा के लिए। 1 रुपये 22 पैसे का शेयर था कब? 1999 में। तो 1 रुपये 22 पैसे का शेयर था, तो अगर 1 लाख रुपए लगा दिए होते
और 1,22,000 रुपये लगा दिए होते, और आज वो शेयर कहाँ होता? 3,253, और बीच में तो और भी ऊपर जाकर आया, 3,600 3,700 तक भी गया, 3,700 भी टच हुआ। चलो छोड़ो, वो पीछे छोड़ो, तो भी पैसा कितने गुना मल्टीप्लाई हो गया? 1 रुपये का शेयर अगर ले लिया होता, 1 रुपये का भी मिल रहा था मार्केट में, तो अगर 1 रुपये का एक शेयर पकड़ लिया होता तो आज पैसा 3,000 गुना होता, 3,000 टाइम्स। तो क्या था वो? सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने थे पापा को, और 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते मल्टीप्लाइड बाय 3,000 होता, तो कितना होता? 300 करोड़ रुपए। 1 लाख वुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू 300 करोड़। 2 लाख इन्वेस्ट किए होते तो 600 करोड़, 3 लाख इन्वेस्ट किए होते तो 900 करोड़, 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 1,200 करोड़ होते आज पापा की जेब में। पापा को बताना कि पापा आपसे ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ हुई हैं, एक गलती वो कि आपने मम्मी से शादी की, मतलब वो गलती नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज़ कि उस गलती का तो यार वो गलती नहीं है, बट द पॉइंट इज़ कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी गलतियां कर चुके हैं। फिर ये भी देख लेते हैं एक बार, टाइटन। हाँ, टाइटन ये शेयर कभी जनवरी 1999 में कितने का मिल रहा था? 4 रुपये 27 पैसे। टाइटन का शेयर दैट वाज 4 रुपये 27 पैसे का था। और क्या कंपनी बनाती है? टाइटन वॉचेस, और ये भी टाइटन है, सन ग्लासेस और सब कुछ, और सन ग्लासेस भी हैं और वेल स्पेक्स भी हैं। और क्या बनाती है कंपनी? तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी। हाँ, तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी। तो वो 4 रुपये 27 पैसे अब दिख रहा है बड़ा बड़ा, 1 जनवरी 1999, और वो 4 रुपये से बढ़कर अब कहाँ पहुँच गया? 2,578 या 2,600 मान लो, जो भी है। सो आज से पैसा दिख रहा है मल्टीप्लाई कैसे होता है, सिर्फ क्या करना था? रिटेन करना था। तो ये टाइटन, ये बजाज फिनेंस, ये आइशर मोटर्स, और ऐसे ही बजाज फिनसर्व। खैर बजाज फिनसर्व में तो आजकल जो झटके लग रहे हैं और ऊपर से नीचे का फॉल भी काफ़ी दिख रहा है, बट आज से अगर मैं मैक्सिमम पकड़ता हूँ तो ये शेयर भी कभी लोअर लेवल पे 20-25 रुपये का मिल रहा था 2008 में। ज़्यादा पीछे नहीं जा रहे, 2008 में 25 रुपये का मिल रहा था, और फिर 25 रुपये से बढ़कर कहाँ पहुँच गया? 1,400 रुपये। 2008 से 2022 इतना ही है, दैट इज़ देयर। और 2008 में तो आप भी पैदा हो चुके थे, पापा ने यही गिफ्ट कर दिया तो होता आपको। वेल वो साइकिल लेकर देने के बजाय ये गिफ्ट दिए होते ये शेयर्स, तो आज आप साइकिल नहीं चला रहे होते, मतलब या साइकिल या बाइक तक नहीं होते, आप एस्टन मार्टिन में होते, रॉल्स रॉयस में होते, मतलब हेलीकॉप्टर में होते। अब ये अगले लेवल का सपना हो गया, 1,200 करोड़ का सपना तो देख ही लिया सर। तो स्टॉक मार्केट ये वाला जादू कर सकती है। 4 शेयर लिख लेना और जाकर पापा को आज बता देना कि पापा आपसे ज़िंदगी में 4 गलतियां तो हुई हैं, कि आपने बजाज फिनेंस नहीं खरीदा, बजाज फिनसर्व नहीं खरीदा, टाइटन नहीं खरीदा, और वेल आइशर मोटर्स भी नहीं खरीदा। और सोच के देखो, जिसने बुलेट खरीदने में 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, उस वक्त 1 लाख रुपए की बुलेट खरीदी, आज उस बुलेट की वैल्यू डेप्रिशिएट होते होते क्या है? स्क्रैप हो गई, कबाड़ हो गई, अब तो कबाड़ में बेचनी है। और अगर उसने वही 1 लाख रुपए बुलेट ना खरीद कर बुलेट का शेयर खरीद लिया होता तो आज वो 300 करोड़ होते। 1 लाख रुपए की बुलेट खरीदी और धक 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 बड़ा मजा आ रहा है, और वो धक 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 आज 15 साल चला ली, 20 साल चला ली, यही हो गया ना, अल्टीमेटली ज़ीरो हो गई। लेकिन अगर वही 1 लाख रुपए बुल्ट पे ना लगाकर बुल्ट कंपनी का शेयर खरीद लिया होता तो आज 300 करोड़ रुपए का मालिक होता बंदा। नॉट दैट। खैर अभी आप वापस आ जाओ अब इस तरफ। नाउ व्हाट आई वाज सेइंग एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। वो एनएससी निफ्टी और उधर बीएससी सेंसेक्स। तो बीएससी सेंसेक्स में कितनी कंपनीज हैं? टॉप 30, और वेल आई विल से एनएससी निफ्टी में कितनी हैं? टॉप 50। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पर देखनी बनती ही थी, यहाँ पर जब मैं बजाज फिनेंस का शेयर देख रहा था, कि बजाज फिनेंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की तारीख में कितना चल रहा है, शेयर इतना गिरने के बाद अभी कितना चल रहा है? अभी नीचे दिख रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना चल रहा है? कितना चल रहा है? 3.68 लाख करोड़। दिखा कुछ स्क्रीन पे बड़ा बड़ा? आज की तारीख में बजाज फिनेंस अभी कितने की है? 3,68,000 करोड़ की कंपनी अभी भी है, एज पर द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। और ऊपर ये मार्केट प्राइस हिलता रहेगा तो नीचे ये मार्केट कैप भी कम होएगी, बढ़ेगी, जो भी होगा वो मार्केट कैपिटलाइजेशन हिलती रहेगी अकॉर्डिंगली देयर। तो अल से, और ये जब 7,800 तक चला गया था शेयर, तो वो 7,800 के लेवल पे फिर मार्केट कैप उस वक्त ज़्यादा रही होगी, और 7,800 के लेवल से गिरते गिरते अभी कहाँ गया है? 6,100 के आसपास घूम रहा है फिलहाल, दैट इज़ देयर।
तो ऐसे ही वो रिलायंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 17 लाख करोड़। रिलायंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 17 लाख करोड़। अभी दिखाऊंगा आपको, आई विल बी शोइंग, कुछ और दिखाऊंगा, टॉप 30 कंपनी सारी नहीं तो कुछ तो आपको दिखाने वाला हूँ। सो और कुछ पिछली क्लासेस में भी दिखाया था, वेल आई हैड शोन। अब यहाँ पर बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ कंपनी। अब ये एग्जाम क्वेश्चन है, दिस इज एग्जामिनेशन क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी। तो आपको एग्जाम में अब ये लिख कर आना है, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन एक कंपनी का कैसे कैलकुलेट होता है, एक कंपनी का कैसे कैलकुलेट होता है। मैं 50 कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 30 कंपनीज की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं तो कहूँगा वो 3940 कंपनीज जो आप देख रहे थे, वेल BSE सेंसेक्स, हर कंपनी के लिए सेम फार्मूला है, हर कंपनी के लिए सेम फार्मूला। फ्री फ्लोट ऑफ वन कंपनी कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी विच आर फ्री फ्लोट, मतलब जो मार्केट में फ्री ट्रेड होते हैं, जो फ्रीली ट्रेड होते हैं, मल्टीप्लाइड बाय द करंट मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर। करंट मार्केट प्राइस को हम CMP भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? CMP। तो सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी विच आर फ्री फ्लोट मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी। और 1 सितंबर 2023 को, वेल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जब सेंसेक्स बनाया गया 1 सितंबर 2003, नॉट 2023, 1 सितंबर 2003 जब BSE सेंसेक्स बनाया गया, तो उस वक्त ये कैलकुलेशन फ्री फ्लोट सिस्टम पे शुरू कर दी गई। 1 सितंबर 2003 से पहले फ्री फ्लोट वाला सिस्टम नहीं था। तो हिंदुस्तान में फ्री फ्लोट सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1 सितंबर 2003 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ये फ्री फ्लोट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ना इसको थोड़ा सा और एक लेवल और आगे जाकर समझ लेते हैं, वेल व्हेन वी आर गोइंग ऑन फर्दर विद दिस। फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन पहले चलता था 31 अगस्त 2003 से पहले। 31 अगस्त 2003 से पहले जब फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन कॉन्सेप्ट चलता था तो क्या बोलते थे? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी, जो कंपनी ने टोटल इशू किए हैं, चाहे वो फ्री फ्लोट हैं या फ्री फ्लोट नहीं है। अब इसमें और उसमें दोनों में क्या फ़र्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? हाँ जी, इसमें क्या है? इसमें आपको क्या लेना है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी, चाहे वो शेयर्स फ्री फ्लोट हों या वो फ्री फ्लोट ना हो, सारे लेने हैं। और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले मेथड में आपको क्या लेना है? आपको सिर्फ कौन से वाले शेयर लेने हैं? जो फ्री फ्लोट है, जो फ्री फ्लोट है आपको सिर्फ वही वाले लेने हैं। बात समझ में आ रही है? गेटिंग दैट? जो ऐप लाइव में है वो भी कंफर्म कर दें एक बार, हाँ सर समझ में आ गया, गिव मी अ थम्स अप। चलिए, थैंक यू। देन गोइंग ऑन फर्दर, वेल आई विल से देन द मीनिंग ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। द मीनिंग ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को थोड़ा सा अब और इलेबोरेट करके समझते हैं कि फ्री फ्लोट का मतलब क्या होता है। तो हम कह रहे हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विच आर इशूड बाय द कंपनी आप वो ले रहे हो, लेकिन उसमें से माइनस कर दो ये 3 चीज़ें। कौन सी 3 चीज़ें माइनस कर दो? अब ध्यान से देखना, कंपनी ने जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए उसमें से माइनस कर दो द शेयर्स विच आर हेल्ड बाय द प्रोमोटर फैमिली। अब रिलायंस की बात कर लेते हैं, रिलायंस में प्रोमोटर फैमिली कौन? अंबानी, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी, आकाश अंबानी, ईशा अंबानी, व्हाटएवर आई विल से। तो क्लियर है। अनंत अंबानी, अभी एंगेजमेंट भी हो गई, गए थे आप? बुलाए नहीं, नोटिस आया था या इनविटेशन? चलो जो भी है, खैर एनी हाउस। तो अगर हम रिलायंस की बात कर रहे हैं तो रिलायंस में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड माइनस द शेयर्स विच आर हेल्ड बाय प्रोमोटर फैमिली, नंबर 1। नंबर 2, ध्यान से सुनो मेरी बात, द शेयर्स विच आर हेल्ड बाय द स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स इन द कंपनी। चाहे वो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर इंडियन हो, चाहे वो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो, कोई फॉरेन इन्वेस्टर हो, कुछ भी हो सकता है। इसमें अब एक बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है कि मुकेश अंबानी ने पीछे रिलायंस के कुछ शेयर बेचे थे, जब मुकेश अंबानी के हाथ में 61% शेयर्स थे रिलायंस के, तो 61% में से 9% सेल ऑफ कर दिए थे टू फेसबुक या मेटा बोलते हो आप उसको। तो मार्क जकरबर्ग से मीटिंग हुई, तो मुकेश अंबानी एंड मार्क जकरबर्ग मीटिंग हुई, आमने सामने बैठकर डील साइन की, और मुकेश अंबानी ने क्या किया? 9% शेयर्स सोल्ड टू फेसबुक। तो फेसबुक परचेज्ड 9% शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखा जाए तो बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है। क्या कॉम्बिनेशन? कि उधर फेसबुक में क्या है? सारा वो सोशल मीडिया एंड ऑल दैट, और रिलायंस का बिजनेस क्या है? पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोकेमिकल्स एंड ऑल दैट। मतलब और एक
कंपनी जो डेटा में है, सोशल मीडिया में है या व्हाट्सएप चला रही है, वो कंपनी पेट्रोल बिजनेस के शेयर्स परचेज कर रही है, तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इज इट पॉसिबल कि फिर फेसबुक अपना सारा डेटा रिलायंस को पास ऑन करता होगा, और रिलायंस हो सकता है कि उनसे यूरोपियन डेटा, अमेरिकन डेटा नहीं मांग रहा, लेकिन इंडियन कस्टमर्स का डेटा मांग रहा है कि कितने लोग कहाँ पर हैं। और आप लोग अगर कोई बाइक या स्कूटर या गाड़ी खरीद कर फेसबुक के ऊपर अपने पोस्ट करते हो, तो क्या फेसबुक वालों को पता चलता है कि इस बंदे ने नई गाड़ी खरीदी है और इसको भी फ्यूचर में पेट्रोल चाहिए होगा, तो कहाँ कौन से एरिया में लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, क्या वो डेटा अपने आप वहीं से जनरेट हो जाता होगा बैक एंड पे? क्या वो डेटा भी पेट्रोल कंपनीज के काम का है? क्या डेटा शेयरिंग हो रहा होगा बैक एंड पे आपको बिना बताए? होता ही होगा ना वो डेटा शेयरिंग, और रिलायंस को मिलता होगा। खैर एनी हॉज, तो अब आपको ये पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया, शेयर्स विच आर हेल्ड बाय स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर। अच्छा, फेसबुक ने क्या ये सोचकर खरीदे कि 9% शेयर अभी खरीद लेते हैं, फिर शेयर का रेट बढ़ जाएगा, फिर हम बेच के प्रॉफिट कमा के निकल जाएंगे, क्या ये सोच के खरीदे? नहीं, यार लॉन्ग टर्म की खरीद लिए हैं, बेचने नहीं है। और इन 9% शेयर्स के ऊपर क्या डिविडेंड इनकम आएगी, तो फेसबुक विल बी अर्निंग द डिविडेंड इनकम। उनका बेचने का इरादा नहीं है, लॉन्ग टर्म होल्ड करने का इरादा है। और फिर माइनस कर रहे हैं वो शेयर्स जो कंपनी में ना एम्प्लॉयज़ बनाए हैं, और एम्प्लॉयज़ ट्रस्ट को वो ईसोप और वो सब कुछ दे दिया है। नाम सुना है ईसोप? तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट ईसोप देती है, और फिर वो ईसोप पहले ग्रांट होते हैं, फिर वो वेस्टिंग होती है, फिर वो शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं। सुनिए ऐसी वाली बातें। और कई बार ऐसा होता है कि कंपनी डायरेक्ट नहीं देती है एम्प्लॉयज़ को, वेल कंपनी पहले एक एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट बनाती है, और फिर उस ट्रस्ट को ईसोप्स पहले ग्रांट किए जाते हैं, फिर वेस्ट होते हैं, फिर कन्वर्ट होते हैं इनटू द इक्विटी शेयर्स, एक्सरसाइज होते हैं और कन्वर्ट होते हैं। और बीच में वो 1 साल का वेस्टिंग पीरियड होता है, देयर इज अ वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। लेकिन वो डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ को नहीं दिए जाते, किसको दिए जाते हैं? एम्प्लॉयज़ ट्रस्ट को। और एम्प्लॉयज़ ट्रस्ट को बोल दिया जाता है कि इसको होल्ड करके रखना, बेचना नहीं। इसके ऊपर डिविडेंड इनकम आती रहेगी, तो वो डिविडेंड इनकम आप प्रोपोर्शनेटली एम्प्लॉयज़ में बांटते रहना, बट इसको मार्केट में सेल नहीं करना। तो अब ये शेयर्स फ्री फ्लोट क्यों नहीं है? इसको क्यों बोला जा रहा है कि ये फ्री फ्लोट से बाहर कर दो इनको? जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, क्या मुकेश अंबानी 52% जो अभी होल्ड कर रहे हैं, वेल क्या वो मार्केट में जाकर बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। मुकेश अंबानी को ज़रूरत भी नहीं है ना। अगर उन 52% शेयर्स के ऊपर 1 साल का एनुअल डिविडेंड आता है 10,000 करोड़ रुपीज़, तो उतने में नीता अंबानी के घर का चौका चूल्हा जो भी है, दाल रोटी चल जाती है, मतलब उस उतने पैसे में। सो फिलहाल से तो वो 52% शेयर्स के ऊपर डिविडेंड इनकम आ रही है, एंड दे आर गोइंग टू होल्ड। आर दे सेलिंग इन द मार्केट? आंसर इज नो। और ऐसे ही क्या फेसबुक भी बेचने वाला है वो 9% शेयर जो फेसबुक के पास है? आंसर इज वंस अगेन नो। आंसर इज वंस अगेन नो। तो हम ये बात एग्जाम्पल समझ में आ गया। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अभी ये शेयर्स क्या नहीं हैं, ये शेयर्स फ्री फ्लोट नहीं है, ये शेयर्स क्या उन लोगों के हाथ में अटके हुए हैं? यस। तो फिर मार्केट में जो बाकी बच गया, मार्केट में जो अब 52% मुकेश अंबानी का हटा दो और 9% फेसबुक का हटा दो, बाकी रिलायंस में ना कोई ईसोप का कोई फंडा है नहीं। तो अगर वहाँ पर ईसोप का कोई कॉन्सेप्ट उन्होंने कभी लॉन्च ही नहीं किया, देते ही नहीं अपने एम्प्लॉयज़ को, नालायक कंपनी है। मतलब ईसोप के लिए कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा फेमस है इंडिया में? इन्फोसिस, जिसने बहुत ईसोप बांटे हैं, कुछ 50,000 करोड़ रुपए के ईसोप बांटे हैं, ₹50,000 करोड़ के ईसोप अपने एम्प्लॉयज़ में बांट दिए हैं। इन्फोसिस इज नंबर 1 बेस्ट कंपनी इन इंडिया व्हेन इट कम्स टू ईसोप। दूसरे नंबर पे देखा देखी अभी टीसीएस ने शुरू किया है, वो इन्फोसिस की देखा देखी। रिलायंस तो देती नहीं है, सैलरी दे रहे हैं इतना ही बहुत, सैलरी दे रहे हैं इतना ही बहुत है। खैर कुल मिलाकर कहानी आपको समझ में आ गई, कौन से शेयर्स आपको नहीं लेने हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि एबीसी लिमिटेड कंपनी, एग्जाम्पल देखना ध्यान से, एबीसी लिमिटेड कंपनी है जिसमें 100 करोड़ इक्विटी शेयर हैं, जिसमें से 40 करोड़ इक्विटी शेयर कौन होल्ड कर रहा है? प्रमोटर फैमिली। 60 करोड़ इक्विटी शेयर जनरल पब्लिक होल्ड कर रही है, और प्राइस चल रहा है एक शेयर का 1,000 रुपये पर शेयर। मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? 1,000 रुपये पर शेयर करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो अब कैसे निकालोगे आप मार्केट कैपिटलाइजेशन, कैसे निकालोगे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, कैसे निकालोगे? हाँ जी, 60 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो जनरल पब्लिक होल्ड कर रही है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1,000 रुपये से, तो 60 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 1,000 तो कितना हो गया? 60,000 करोड़। तो हम कहेंगे कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? 60,000 करोड़। बात समझ में आ रहा है? 60,000 करोड़। अगर ये शेयर एक ही दिन में चढ़कर 1,000 से 1,100 रुपये का चला गया, 1,100 रुपये पर शेयर चला गया, तो
ये मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 60,000 करोड़ से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 66,000 करोड़, 66,000 करोड़ हो जाएगी। तो पता चला एक ही दिन में कंपनी 60,000 करोड़ से बढ़कर 66,000 करोड़ की कंपनी हो गई, अगर शेयर आपका 1,000 रुपये से बढ़कर 1,100 हो गया। गेटिंग दैट? सिंपल है, नथिंग नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। और अगर करंट मार्केट प्राइस 1,000 से नीचे गिरा, 900 रुपये रह गया, तो फिर ये 54,000 करोड़ की कंपनी हो गई। गॉट दैट? तो अब आपको तो, और क्या ये पूरा दिन जो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, क्या ये पूरा दिन हिलती रहेगी? क्या ये पूरा दिन घटती बढ़ती रहेगी? क्यों घटती बढ़ती रहेगी? आंसर इज यस, घटती बढ़ती रहेगी। क्यों घटती बढ़ती रहेगी? क्योंकि पूरा दिन हर वक्त ये जो करंट मार्केट प्राइस है ये घटता बढ़ता रहेगा और पूरा दिन ट्रेडिंग हो रही है, तो फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन भी घटती बढ़ती रहेगी। तो इफ़ आई एम लुकिंग बैक, जैसे अभी हम देख ही रहे थे बजाज फाइनेंस, अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा था शेयर का रेट? 6110 था, अभी 6095 हो गया। तो क्या वो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट होती रहेगी? वो तो पूरा दिन चलता रहेगा, वो सीन तो चलता रहेगा। देखते देखते अगर अब थोड़ी देर और रुक जाएंगे यहाँ पर, अगर आबरा गिली गिली छू अभी रीलोड करेंगे तो फिर चेंज हो जाएगा। लो 5 रुपये और नीचे जा गया। तो मतलब ये तो चलता रहेगा ना, ये तो पूरे दिन की कहानी है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या, वो जो 3,68,000 करोड़ दिख रही थी, क्या उसमें थोड़ा सा और कम हो गई है? थोड़ा सा और कम हो गई है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर छोटी सी पॉइंट आउट करना चाहूँगा। ये लिखा था ना यहाँ पर S&P। S&P क्या है? स्टैंडर्ड एंड पुअर, अमेरिका की नंबर 1 बिगेस्ट रेटिंग एजेंसी है, या कहना चाहिए दुनिया की नंबर 1 रेटिंग एजेंसी है। दिस इज नंबर 1 रेटिंग एजेंसी ऑफ अमेरिका, या कहना चाहिए पूरी दुनिया में, स्टैंडर्ड एंड पुअर। और ये वो लोग हैं जिन्होंने सुझाव दिया, सलाह दी कि अमेरिका में, क्योंकि फ्री फ्लोट के बेस पे करते हैं, अमेरिका में जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है या नेस्डैक है, वहाँ पर फ्री फ्लोट बेस पे मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट होती है। तो सेम यहाँ होना चाहिए। और कैसे करवाना है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने फिर वो S&P को ही बुलाया कि आप लोग ही अपनी टीम भेजो, और आप अपनी टीम भेजो, एक्सपर्ट्स भेजो, फाइनेंशियल टेक्निकल एक्सपर्ट्स, जो यहाँ बैठकर हमारा ये सिस्टम सेट करवा दें, क्योंकि हम तो पुराने सिस्टम पे चलते थे, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब हमें ये वाला सिस्टम सेट करवाने के लिए भी आपके लोग चाहिए जो हिंदुस्तान आए, हमारे पास कुछ दिन रहें और हमारा नया सिस्टम बनवाएं। 2003 में जब ये हुआ तो वहीं की टीम आई, उन्होंने यहाँ बैठकर फिर ये काम करवाया। एंड दे आर टेक्निकल एडवाइज़र टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टैंडर्ड एंड पुअर को क्या बोलते हैं? दे आर टेक्निकल एडवाइज़र टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिन्होंने ये सिस्टम डेवलप करवाया। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूँ कि इस कंपनी का ना टोटल फ्लोट बताओ मुझे फ्री फ्लोट नहीं चाहिए, टोटल फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन चाहिए। टोटल फ्लोट के बेस पे मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? तो फिर तो टोटल शेयर्स आ जाएंगे, और टोटल शेयर्स कितने हैं? 100 करोड़। 100 करोड़, और फिर उसको मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे? 1,000 रुपीज़ पर शेयर, तो मतलब वो आपका कितना हो गया? 1,00,000 करोड़ हो गया। दिस विल बी रुपीज़ 1,00,000 करोड़। क्लियर है? दैट इज हाउ इट इज। तो आपकी जो फ्री फ्लोट वाली है वो 60,000 करोड़ है, लेकिन आपकी जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1,00,000 करोड़ है। लेकिन जो सेंसेक्स का ग्राफ चलता है या निफ्टी का ग्राफ चलता है वो फ्री फ्लोट से चलता है। जो ग्राफ है वो टोटल मार्केट कैप से नहीं चलता है, वो फ्री फ्लोट से चलता है। और एक डील और होते होते रह गई। मुकेश अंबानी ये डील करने जा रहे थे कि वो रिलायंस के 20% शेयर बेचना चाह रहे थे सऊदी अरेबिया की एक कंपनी को, अरामको। और ये अरामको जो है वो सऊदी अरेबिया की जो प्रिंस हैं वहाँ, उनकी कंपनी है। सऊदी अरेबिया प्रिंस की अपनी खुद की कंपनी है, पेट्रोल और डीजल सप्लाई करते हैं। और वो क्या करते हैं, वो ज़मीन में से, समुद्र के बीच में से या ज़मीन के बीच में से वो क्रूड ऑयल निकालते हैं। यू अंडरस्टैंड? क्रूड ऑयल। और वो एक्सपोर्ट करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड अपना 80% क्रूड ऑयल अरामको से खरीदती है, परचेज़ करती है। और अब तो उनकी ना अंडर द सी, अरेबियन सी है ना, अरेबियन सागर, अरब सागर, अरेबियन सी, अंडर द सी उनकी वो पाइपलाइन आती है वहाँ से, जो सऊदी अरेबिया से शुरू होती है और मुंबई तक आती है।
तो अंडर द सी आती है और उसी के अंदर वो क्रूड ऑयल की सप्लाई 24 घंटे वहाँ से आती रहती है और यहाँ पर रिलायंस रिसीव करता है और उसको फिर रिफाइनरी में रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाकर बेचते हैं या पेट्रोकेमिकल्स बेचते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो फिर जब 80% रॉ मटेरियल सप्लाई अरामको से आती है तो सोचा कि चलो अरामको को ना अपने साथ पार्टनर बना लेते हैं, और मुकेश अंबानी को एक बार को मूड हुआ कि अरामको के साथ डील करते हैं और 20% ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वी सेल टू प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया। बेचना चाहिए, येस और नो? कितने लोगों को बुरा लग रहा है? नहीं सर, नहीं बेचना चाहिए, हमारी हिंदुस्तानी कंपनी है रिलायंस, इंडियाज़ नंबर 1 पेट्रोलियम कंपनी और मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो कुछ लोग हैं जिनको बुरा लग रहा है, 4-5 लोग हैं बीच में। कितने लोग कह रहे हैं नहीं सर बेचोगे तो अच्छा ही है, उनके साथ अपना टाई अप हो जाएगा और हो सकता है वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम कर दें क्योंकि वो हमारे 20% शेयर होल्डर बन जाएंगे और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ और इंक्रीज़ हो जाए। तो कई लोग बिजनेस के एंगल से सोच रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर हम भारतीय हैं, भारत माता की जय। तो भाई भारत माता अपनी जगह पर है, हम भारत माता के शेयर नहीं बेच रहे हैं, हम एक कंपनी है यार, कंपनी के शेयर बेच रहे हैं। इतना इमोशनल होने की क्या जरूरत है कि 20% नहीं बेचना चाहिए। और बीच में हो क्या रहा था, मोदी जी भी मिल रहे थे दोनों तरफ, इधर मुकेश अंबानी से मीटिंग चल रही है, उधर सऊदी अरेबिया के प्रिंस से भी मीटिंग चल रही है मोदी जी की, लेकिन वो डील फिर पता नहीं बीच में रुक गई, कहीं वैल्यूएशन वगैरह का कुछ चक्कर पड़ गया कि मुकेश अंबानी ज़्यादा वैल्यूएशन मांग रहे थे, वो लोग कम वैल्यूएशन दे रहे थे, तो वो डील फाइनली हुई नहीं थी। लेकिन आप गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको वो मिल जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड अरामको डील, ऐसे लिख देना गूगल के ऊपर तो आपको पता चलेगा कि वो डील होते होते रह गई। तो फाइनली अगर मैं बोलता हूँ कि रिलायंस का अगर मुझे देखना है टोटल शेयर्स विच आर इशूड बाय, वेल फ्री फ्लोट देखना है मुझे, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना है, और किसका देखना है? रिलायंस का। तो कैसे लूँ? रिलायंस के टोटल शेयर्स विच आर इशूड बाय द कंपनी बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड माइनस क्या कर दूँ? शेयर्स विच आर हेल्ड बाय मुकेश अंबानी एंड फैमिली, और एक चीज़ और क्या माइनस कर दूँ? शेयर्स हेल्ड बाय फेसबुक, बाय फेसबुक मेटा, वो जो 9% वो होल्ड कर रहे हैं। Are you getting that? तो मुकेश अंबानी एंड फैमिली होल्डिंग 51% एंड फेसबुक होल्डिंग 9%, ये दोनों माइनस कर देता हूँ, फिर जो बच गया दैट इज बैलेंस 51 और 9 100 में से सीधा सीधा माइनस हो गया ना, 100 माइनस 60, तो 100 माइनस 60 तो बैलेंस कितना बचा? 40% ना। बैलेंस 40% किसके हाथ में है? अच्छा ये बोल रहा हूँ मैं जनरल पब्लिक, लेकिन इस जनरल पब्लिक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, इस जनरल पब्लिक में म्यूचुअल फंड्स भी हैं, बैंक्स भी हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, यूटीआई भी है, एलआईसी भी है। तो ये 40% हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर होल्डिंग, हम तो क्या हैं, हम तो रिटेल इन्वेस्टर हैं, हमारी तो कोई औकात है नहीं। हाँ हम नंबर में करोड़ों हैं हम लोग, और वो इकट्ठे हो जाएं तो औकात हो जाती है, लेकिन इंडिविजुअली तो कोई औकात नहीं है। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े शेयर होल्डर हैं वो कौन है? Banks, public financial institution, foreign institutional investors, well I'll say foreign portfolio investors, और फिर हमारा नंबर तो सबसे लास्ट में द रिटेल इन्वेस्टर्स। और आपने देखा ही था कि वो 7 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले हुए हैं CDSL के पास, और लगभग 3 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले हुए हैं NSDL के पास। तो 10 करोड़ डीमैट अकाउंट इंडिया में खुल चुके हैं, और इंडिया की पॉपुलेशन अगर 130-140 करोड़ है और 10 करोड़ डीमैट अकाउंट इंडिया में खुले हुए हैं आज की तारीख में टोटल, तो मतलब एक बड़ा नंबर है। स्टॉक मार्केट में इतने लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ऑल दैट इज गोइंग ऑन। अब ये ना इन्वेस्टोपीडिया की वेबसाइट पे मैंने एक जगह देखा था, डेफिनेशन ऑफ फ्री फ्लोट दी हुई थी। आप भी अगर गूगल सर्च करोगे, विकीपीडिया मालूम है आपको? विकीपीडिया से अब हटते हैं, कहाँ जा रहे हैं? इन्वेस्टोपीडिया की वेबसाइट है, वहाँ पर ये ना इन्होंने फ्री फ्लोट की डेफिनेशन कुछ दी हुई थी। ये सिलेबस में नहीं है, ICSI ने अपने मॉड्यूल में नहीं रखा है, तो नॉट फॉर एग्जाम, दिस इज़ नॉट फॉर एग्जाम, लेकिन चीज़ें वही हैं। यहाँ पर भी यही समझा रहे हैं कि फ्री फ्लोट का क्या मतलब है? टोटल शेयर्स इशूड बाय द कंपनी माइनस क्या कर दिया जाए, एक्सक्लूड क्या कर दिया जाए? द शेयर्स विच आर हेल्ड बाय फाउंडर्स, डायरेक्टर्स, एक्वायरर, जिनके हाथ में कंपनी का कंट्रोल है, क्योंकि वो लोग तो एक्वायर कर लेते हैं ना, तो फिर वो मार्केट में ओपनली बेचते नहीं है ना, वो फिर होल्ड ही करते हैं और उसके ऊपर डिविडेंड इनकम लेते रहते हैं। एनीबडी हु इज एक्वायरिंग द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, तो जैसे हमने फेसबुक का एग्जांपल लिया कि फेसबुक ने 9% एक्वायर कर लिया, तो वो छोटा मोटा नहीं लिया, ज़्यादा ले लिया। और कंट्रोलिंग इंटरेस्ट तो फिर उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है ना, किसी ने 51% टेक ओवर कर लिया। मतलब मान लो कि आप ही स्टॉक मार्केट में गए और आपने स्टॉक मार्केट में जाकर इन्फोसिस के 51% शेयर परचेज कर लिए। वैसे इतनी हमारी औकात है नहीं, लेकिन 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 51% एक्वायर कर लिया, टेक ओवर कर लिया, तो उसके बाद बेचने के लिए किया या नहीं, उसको होल्ड करने के लिए? होल्ड करने के लिए कि भाई हमारी कंपनी हो गई अभी ये।
then I'll say then the shares which are held by government as promoter as acquirer. अब LIC मार्केट में लिस्ट हो गई है, सबको मालूम ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो मार्केट में पहले से ही लिस्टेड है, लेकिन इसके अंदर ओनर कौन है, प्रमोटर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद। और उसके अलावा और बड़े सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ONGC नाम सुना हुआ है, देन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल गेल भेल, सेल गेल भेल, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, सारी लिस्टेड कंपनीज हैं और इन सब में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद क्या है, प्रमोटर है। तो क्या वो बेच रहे हैं मार्केट में? नहीं बेच रहे ना, होल्ड करके बैठे हैं, होल्ड करके बैठे हैं। LIC में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज ओरिजिनली होल्डिंग 100%, उसमें से 5% पब्लिक को दिया, 95% खुद ही होल्ड कर रहे हैं, और बस नाम आ गया, पब्लिक इशू आ गया, LIC का पब्लिक इशू आ गया, लेकिन पब्लिक को दिया सिर्फ कितना, ओनली 5%, और उसमें भी पब्लिक रो रही है अब तो, क्योंकि शेयर अलॉट हुआ था 900 का, गिर कर चला गया था, अभी 600 से भी नीचे चला गया था, 595 चला गया था, और फिर अभी बाउंस बैक होकर 722 723 के आसपास आ गया। होल्डिंग्स थ्रू FDI रूट, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म होल्डिंग ले रहे हैं, तो वो भी बेचने के लिए नहीं है। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट कॉर्पोरेट बॉडीज, और यहाँ पर भी फिर भी वही बोलूँगा, फेसबुक ने 9% एक्वायर किया, या अरामको डील हो जाती तो अरामको एक्वायरिंग 20%। और क्या है, एसोसिएट कंपनी, ग्रुप कंपनीज, क्रॉस होल्डिंग, टाटा मोटर्स होल्डिंग शेयर्स इन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज होल्डिंग द शेयर्स इन टाटा स्टील होल्डिंग द शेयर्स इन टाटा मोटर्स, आपस में ही होल्ड कर रहे हैं ग्रुप के अंदर। टाटा ग्रुप की कंपनीज एक दूसरे की शेयर होल्डिंग होल्ड कर रही हैं, वो भी मार्केट में बेचते नहीं है ना, फिर होल्ड ही करते हैं, उसके बाद डिविडेंड इनकम आती रहती है, दैट्स इट। एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, हमारी बात हो ही गई। लॉक्ड इन शेयर्स, आप पढ़ोगे IPO के टाइम पे जब प्रमोटर फैमिली 20% शेयर्स लेती है तो उसके ऊपर लॉक इन लगा दिया जाता है 3 इयर्स की। अब वो प्रमोटर फैमिली उन शेयर्स को बेचना भी चाहे तो बेच नहीं सकती। पब्लिक इशू के टाइम पे प्रमोटर फैमिली हैज़ टू टेक मिनिमम 20% ऑफ द इशू साइज, और वो जो 20% वो लेते हैं उसके ऊपर लॉक इन होता है। कितना लेना होता है प्रमोटर फैमिली को? मिनिमम 20% ऑफ टोटल इशू साइज लेना होता है पब्लिक इशू के अंदर, और एक बार ले लिया तो उसके ऊपर 3 साल का लॉक इन लग गया, ताला बंद हो गया कि अब आप बेच नहीं सकते। स्वेट इक्विटी शेयर्स में भी सुना था लॉक इन होता है, कितना लॉक इन होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स में? 1 साल, याद है आपको? हाँ, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 में भी पढ़ा था, तो देयर इज लॉक इन ऑफ 1 ईयर। तो वो जो लॉक इन में शेयर्स हैं तो फिर वो फ्री फ्लोट नहीं है, लॉक इन खत्म हो जाएगा फिर क्या फ्री फ्लोट हो जाएंगे? अब जो प्रमोटर्स के हाथ में है तो उनको तो हम फ्री फ्लोट फिर भी नहीं मानते, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि प्रमोटर्स के अलावा किसी को दिया तो लॉक इन लगा दिया। ESOP में भी लॉक इन होता है, हाँ, वेस्टिंग हो गई, ग्रांटिंग हो गई, एक्सरसाइज हो गया, एक्सरसाइज होने के बाद कन्वर्ट हो गया, उसके बाद भी कंपनी में इम्पोज लॉक इन, तो वो एम्प्लॉयज़ के हाथ में तो भी हो गया। अब ये समझ में आ गया कि ये सारी चीज़ें माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? फ्री फ्लोट। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स को कैसे डिफाइन करूं और निफ्टी को कैसे? पहले बात करूंगा निफ्टी की। निफ्टी को कैसे डिफाइन करूं? NSE निफ्टी में जो आपको पॉइंट्स नज़र आते हैं ना, वो पॉइंट्स क्या हैं? एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 50 टॉप 50 कंपनीज। निफ्टी को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आपको निफ्टी में क्या दिख रहा है, 18,000 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, वो जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है वो क्या है? एग्रीगेट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब तो इसको ऐसे बोलेंगे FF बोले तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टॉप 50 कंपनीज की बात किसकी हो रही है? निफ्टी की बात हो रही है। तो एग्रीगेट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ टॉप 50 कंपनीज, आपको निफ्टी के वो 18,000 पॉइंट दिखते हैं उससे, और वो कैलकुलेट कैसे होते हैं उसकी तरफ लेकर जा रहा हूँ आपको, कि निफ्टी जो जिसको हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स, तो 26 जून 2009 को कंप्यूटेशन इन्होंने फ्री फ्लोट बेस पे शुरू की। सेंसेक्स वालों ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वालों ने 2003 में शुरू कर दी थी, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वालों ने 2009 में ये सिस्टम अपनाया। 2009 से पहले, मतलब 26 जून 2009 से पहले क्या लेते थे? टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन सिस्टम। 26 जून 2009 के बाद क्या लेना शुरू किया? फ्री फ्लोट। अच्छा, ये चीज़ें ICSI मॉड्यूल में अब नहीं हैं, हम सीख रहे हैं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट गोइंग लिटिल बिट आउट ऑफ द सिलेबस, लेकिन ज़िंदगी भर काम आने वाली नॉलेज है, और मैं तो कहूँगा घर जाकर पापा को भी समझाना, वेरी इंपॉर्टेंट। द बेस पीरियड फॉर द निफ्टी इंडेक्स इज 3 नवंबर 1995। अब इसमें थोड़ा सा समझ लो आप, थोड़ा सा जो बताने जा रहा हूँ। निफ्टी या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पैदा कब हुआ था?
1992 में द डेट ऑफ बर्थ, द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एनएससी इज NSCIL, पूरा नाम क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, इट्स अ कंपनी। हाँ, तो इनकॉर्पोरेशन कब का है? 1992 में इनकॉर्पोरेट हो गया। और उसके बाद 1994 में इन यहाँ पर कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग हुआ, मतलब ट्रेडिंग जो शुरू हुई वो 1994 में हुई। और कब शुरू हुआ? 3 नवंबर 1994, कमेंसमेंट ऑफ इक्विटी ट्रेडिंग। क्या शुरू हुआ? कमेंसमेंट ऑफ इक्विटी शेयर ट्रेडिंग। तो कंपनी बंद तो कब गई थी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बंद तो कब गया था? 1992 में, लेकिन ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे, बिल्डिंग बना रहे थे, बिल्डिंग भी बनानी थी, और ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में नेटवर्क भी बनाना था। तो नेटवर्क टाइम लगता है ना उन सब में। तो इन्होंने फाइनली ट्रेडिंग कब स्टार्ट की? 3 नवंबर 1994। और फिर क्या हुआ? जब 3 नवंबर 1995 आया तो इनकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी। कैन आई से दैट? इट वॉज देयर फर्स्ट एनिवर्सरी। तो जब फर्स्ट एनिवर्सरी इनकी आई कि हम ना, फर्स्ट एनिवर्सरी ट्रेडिंग की, मैरिज एनिवर्सरी नहीं, मतलब फर्स्ट एनिवर्सरी ट्रेडिंग की। नाउ देन वी आर सेइंग, जब वो 1 ईयर इनका कंप्लीट हुआ ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द NSE कैपिटल मार्केट सेगमेंट, तो उसको इन्होंने अपना ना बेस पीरियड मान लिया। क्या मान लिया? बेस पीरियड। ये शब्द इंपॉर्टेंट है। क्या माना? बेस पीरियड माना। 3 नवंबर दो, बेस पीरियड कहना है या बेस डेट कहना है, जो भी कहना चाहो आप कह लो। बेस डेट मान लिया 3 नवंबर 1995 की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेट, कि इस डेट को इन्होंने अपना बेस पीरियड माना। और उसके बेस पे इन्होंने वैल्यूएशन निकाली कि उस दिन निफ्टी की जो टॉप 50 कंपनीज थी उनका एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन था 2.06 ट्रिलियन रुपीस। अब ट्रिलियन, मिलियन में कितनी जीरो होती हैं, बिलियन में कितनी होती हैं, ट्रिलियन में कितनी होती है? मिलियन का मतलब 1 मिलियन 6 जीरोस 10 लाख रुपीस, 1 बिलियन 9 जीरोस, 1 बिलियन 9 जीरोस 100 करोड़ हो जाता है, दैट इज हियर। एंड 1 ट्रिलियन इज 12 जीरोस, और 12 जीरोस का मतलब होता है 1 लाख करोड़। और यहाँ पर अगर 2 ट्रिलियन है तो 2 लाख करोड़ या 2,06,000 करोड़। तो ये, इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूंगा तो दिस इज रुपीज 2,06,000 करोड़, जो आपके सामने, अब इंडियन सिस्टम के हिसाब से बोलूंगा, इट इज रुपीज 2,06,000 करोड़। इट इज वेल यू कैन से एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ, aggregate market cap of how many companies? Market cap of top 50 companies उस तारीख पे, किस तारीख पे? 3 नवंबर 1995। लेकिन इसको मान लिया गया, प्रिज्यूम कर लिया गया कि ये जो आपका 2,06,000 करोड़ है, इसको प्रिज्यूम कर लिया गया 1000 पॉइंट्स। अब ये प्रिज्यूम करने वाले वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऊपर से ऑर्डर आया किसका? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री का कंट्रोल था ही ऑब्वियसली, ऊपर से सैबी भी है, तो सैबी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उन सबका कंट्रोल है। तो 3 नवंबर 1995, 3 नवंबर 1995 will aggregate will market capitalization, that is well 2,06,000 करोड़, और उसको क्या मान लिया गया? 1000 पॉइंट मान लिया गया। देन निफ्टी इंडेक्स वाज डेवलप्ड बाय whom? ये सब कुछ दिमाग लगाने वाले लोग कौन है? अजय शाह एंड सुसैन थॉमस। और ये लोग कहाँ से आए? फ्रॉम स्टैंडर्ड एंड पुअर अमेरिका। कहाँ से आए? स्टैंडर्ड एंड पुअर अमेरिका। और यहाँ बैठकर इन्होंने ये काम करवाया कि चलो हम आपकी हेल्प करते हैं ये सब कुछ करने में। अब ये थोड़ा सा मैंने नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा लिखा हुआ है। तो NSE इनकॉर्पोरेट कब हुआ? रिपीट कर लेते हैं, कब इनकॉर्पोरेट हुआ? 1992 में। और वेल देन आल से 2009 में इन्होंने क्या सिस्टम शुरू किया? फ्री फ्लोट वाला। लेकिन और इक्विटी ट्रेड कब शुरू हुआ? 3 नवंबर 1994। फर्स्ट एनिवर्सरी कब हुई? 3 नवंबर 1995। और उसके बाद फिर वेल जो 3 नवंबर 1995 को इनका जो एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन 50 कंपनीज का था, उसको मान लिया गया, प्रिज्यूम कर लिया गया 1000 पॉइंट, और जिसकी वैल्यू थी 2.06 ट्रिलियन रुपीस या 2,06,000 करोड़। सिंपल बोले 2 लाख करोड़, दैट वाज देयर। यहाँ तक समझ में आ गया? तो आज का फिर 18,000 पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। उस वक्त क्या था? 1,000 पॉइंट। आज अगर 18,000 पॉइंट है तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? मल्टीप्लाई विद 18,
तो कितना हो गया 36 लाख करोड़, और उसमें थोड़ा सा और भी कर लो, 2.06 को ही कर लो, 37.08 आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, तुम सिर्फ इतना ही करो ना, 2.06 मल्टीप्लाइड बाय 18, 37.08 आ गया, तो 37,08,000 करोड़ आज की तारीख में। मतलब दिस इज, ये तो अभी फ्री फ्लोट पे कर रहे हैं, फ्री फ्लोट पे कर रहे हैं ना, टोटल फ्लोट निकालोगे तो लेवल ही कुछ और आएगा, टोटल फ्लोट निकालोगे तो लेवल ही कुछ और आएगा। तो ये तो अभी, और एक चीज याद रखना, एस&पी को क्या बोलते हैं? टेक्निकल एडवाइजर। एस&पी को क्या बोलते हैं? टेक्निकल एडवाइजर। अब सुनो जरा ध्यान से, ये चार्ट यहाँ पर, ये निफ्टी का चार्ट है आपके सामने, और ये आपको निफ्टी के बारे में अब क्या समझा रहा है कि जो निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज, आप जिसको आज बोलते हो 18,000 पॉइंट, आज जनवरी 2023 में आप जिसको बोलते हो 18,000 पॉइंट है, तो 3 नवंबर 1995 तो एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 50 कंपनीज कितनी थी? 2.06 ट्रिलियन, या वही 2,06,000 करोड़, जिसको क्या मान लिया गया था? जिसको 1000 पॉइंट्स प्रिज्यूम कर लिया गया था उस वक्त। आज अगर हम निफ्टी की 50 कंपनीज देख रहे हैं, तो ये 50 कंपनीज कैसे हैं? इसमें से कुछ कंपनीज हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में। अब ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में कौन सी कंपनी है? आईटीसी नाम सुना है? क्या बनाती है? आशीर्वाद आटा और सनफीस्ट बिस्किट, 5 स्टार होटल्स मौर्या शेरेटन, और क्या है? सिगरेट्स, विल्स की सिगरेट्स इनकी है, और कपड़े हैं, विल्स लाइफस्टाइल है, तो वो सारे काम कर ही रही है कंपनी। हाँ, दैट इज देयर। हाँ, तो और उसके अलावा क्लासमेट के रजिस्टर्स, कॉपीज, क्लासमेट, वो भी आईटीसी का प्रोडक्ट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम सुना है? पेप्सोडेंट, डव, दैट इज देयर। नेस्ले भी सबको मालूम है। ब्रिटानिया तो आप ब्रेड खाते ही होगे, बिस्किट्स वगैरह। टाटा कंज्यूमर्स, जो टाटा प्रोडक्ट्स हैं, टाटा सॉल्ट है, और जो भी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं। और टाटा का तो क्रोमा स्टोर भी है, यू नो दैट, क्रोमा स्टोर ऑफ टाटा, तो वो भी आ गया। टाइटन, तो ये भी जो मैंने पहना ये भी टाइटन का ही है, और टाइटन वॉचेस, और तनिष्क गोल्ड, दैट इज देयर। एशियन पेंट्स, कोरोना के दिनों में एशियन पेंट्स का शेयर बहुत शूटअप हुआ जब कोरोना आया उसके बाद, क्योंकि सब लोग घर बैठे गए, तो सबको लगा दीवारें पुरानी लग रही हैं, तो और कुछ नहीं कर रहे फुर्सत में, पेंट ही करा लो। तो इतनी सेल बढ़ गई एशियन पेंट्स की, टर्नओवर, सेल्स टर्नओवर इतनी बढ़ गई, मतलब ये भी बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि लोग घर बैठे हैं तो चलो अब घर की दीवारें ही साफ सुथरी करा लेते हैं। जब वैसे तो ऑफिस आते जाते थे तो टाइम मिलता नहीं था, लाइफ बिजी थी, तो कोरोना आते ही सब लोगों ने घर पेंट कराने शुरू कर दिया। एशियन पेंट्स की सेल्स टर्नओवर बढ़ गई पूरे हिंदुस्तान में, रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया, हर जगह हर जगह जिंदगी को रंगीन कर रहे हैं। ये वाली हरी कर दो, ये वाली लाल कर दो, हाँ ये वाली पीली कर दो, जो भी है व्हाटएवर। और उसके बाद एशियन पेंट्स ने इन दिनों में वॉलपेपर लॉन्च कर दिया कि चलो हम सब्यसाची के साथ टाई अप करके वॉलपेपर लॉन्च कर रहे हैं। किचन का पूरा वो सेटअप जो होता है किचन में, जो इटालियन किचन होती है, वो लॉन्च कर दी। और बाथरूम के लिए भी वो जो सिंक वगैरह होते हैं वो सब बनाकर लॉन्च कर दिए। एयरटेल ने कहा लोग आजकल घर रेनोवेट करने में लगे हुए, घर बैठे हैं तो घर रेनोवेट कर रहे हैं, तो सब कुछ ही लॉन्च कर दो। लाइट्स, पंखे लॉन्च कर दिए एशियन पेंट्स ने, ब्रांड्स अलग रख दिए। तो वेल एनी हाउस, तो शेयर का रेट बढ़ता चला गया, शूटअप होता चला गया। फिर मेटल्स एंड माइनिंग कंपनीज हैं यहाँ पर। टाटा स्टील नाम सुना हुआ है ना? कोल इंडिया, दुनिया की नंबर 1 कोल कंपनी है, इंडिया की नहीं, दुनिया की नंबर 1 कोल कंपनी है। JSW, जिंदल ग्रुप, सो जिंदल ग्रुप, JSW स्टील। हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, बिरला, कुमार मंगलम बिरला, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, हिंडाल्को। देन केमिकल्स में UPL, दिस इज यूनियन फॉस्फोरस लिमिटेड, और जो भी है कंपनी का पूरा नाम। फर्टिलाइजर बनाते हैं, इंसेक्टिसाइड बनाते हैं, पेस्टिसाइड बनाते हैं, तो मतलब इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। और क्या बोलूँ, जहर बनाते हैं, और वो जहर खेतों में डाला जाता है, फिर वो जहर हम लोग खाते हैं। तो अल्टीमेटली कई लोगों को पंजाब में कैंसर हो जाता है इस चक्कर में। पंजाब में तो बहुत न्यूज़ आती है कैंसर हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं। वेल एनी हाउस, खैर आई विल नॉट गो टू मच इनटू दैट, लेकिन इंडिया की नंबर 1 केमिकल कंपनी है केमिकल सेक्टर में। और भी अच्छा, एक चीज़, केमिकल सेक्टर की बात हो रही है तो बोलना चाहूँगा, चाइना ने आज से 5 साल पहले अपने यहाँ केमिकल सेक्टर को बिल्कुल बंद करना शुरू कर दिया कि हमें केमिकल कंपनीज नहीं चाहिए, क्योंकि एयर पॉल्यूशन बहुत होता है और केमिकल हवा में बहुत फैलता है, तो पूरा ना स्मोक रहती है हवा के अंदर, और बीजिंग के अंदर सांस नहीं आ रही वहाँ, बीजिंग या जो भी सिटीज़ हैं। अब जब वो सारी केमिकल कंपनीज वहाँ शट डाउन हुई, फैक्ट्रीज बंद की चाइना ने, तो हमने उनको इन्वाइट किया कि हिंदुस्तान आ जाओ, आज से 5 साल पहले। वो सारी कंपनीज
हिंदुस्तान आ गई। तो यहाँ पर यूपी पूरा भर गया, यूपी वगैरह, और हरियाणा आप जाकर देखो तो पहले नहीं होती थी इतनी, सोनीपत के अंदर इतनी सारी केमिकल फैक्ट्रीज हो गई, इधर कुंडली सोनीपत साइड पे बहुत हो गई। तो अब वो पूरा नॉर्थ इंडिया जो है इज मोस्ट पॉल्यूटेड प्लेस ऑफ द होल वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू द एयर पॉल्यूशन। और हम लोग जो सिगरेट नहीं पीते वो दिन में 50 सिगरेट पी लेते हैं सिर्फ क्योंकि हम हवा में सांस ले रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, मतलब हवा में ही सांस लेंगे, मतलब और कहाँ लेंगे सांस। तो नाउ द पॉइंट इज, तो ये यूपीएल इज वन कंपनी विच इज इन केमिकल, लेकिन भरी हुई हैं अब केमिकल कंपनीज, पूरा नॉर्थ इंडिया ही भर गया केमिकल कंपनीज से, और वो एयर पॉल्यूशन बढ़ गया। खैर अब वापस यहाँ आ जाइए, टेलीकॉम कंपनीज में इकलौती कंपनी जो लिस्टेड है भारत, मतलब इकलौती कंपनी ये नहीं बोलूँगा लिस्टेड है, लेकिन जो टॉप 50 में आती है, दैट इज भारती एयरटेल। रिलायंस जियो ने अभी तक पब्लिक इशू लॉन्च नहीं किया, रिलायंस जियो पब्लिक इशू लॉन्च करेगी, लिस्ट होगी तो वो भी आ जाएगी। अरे ऑयल एंड गैस में सबसे नंबर 1 सबसे ऊपर सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, नंबर 2 ओएनजीसी, नंबर 3 इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, नंबर 4 भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ट्रांसपोर्टेशन में महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति उद्योग लिमिटेड, हीरो मोटर कॉर्प, बजाज ऑटो और आइशर बुल्ट, दैट इज देयर, हाँ दैट इज ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज। पावर कंपनीज में टाटा पावर, पावर ग्रिड। फाइनेंस कंपनीज में एचडीएफसी बैंक, अब तो इन दोनों को मर्ज करके सिंगल कंपनी बना दिया गया है, मालूम है आपको। HDFC was Housing Development Finance Corporation, holding company of HDFC Bank, and HDFC Bank was subsidiary company of HDFC। लेकिन दोनों को जोड़कर फिर अब वो सिंगल कंपनी बनाने का प्रोसेस शुरू हो गया, बनी नहीं है अभी, बट प्रोसेस इनिशिएट हो गया है, प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड। फिर ICICI बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सब निफ्टी 50 में आते हैं, ऑल ऑफ देम। देन कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंपनी लार्सन एंड टूब्रो, जो प्लांट एंड मशीनरी बनाकर सिर्फ इंडिया में सप्लाई नहीं करती, उसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, आबू धाबी, सऊदी अरेबिया, यूरोप, स्विट्जरलैंड और अमेरिका, हर जगह सप्लाई करते हैं। तो इनका काम सिर्फ इंडिया में नहीं चलता, प्लांट एंड मशीनरी बनाते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई करते हैं। और ये जितनी दिल्ली मेट्रो बन रही है, उस दिल्ली मेट्रो में आप मान लो 70% 80% काम लार्सन एंड टूब्रो ने किया हुआ। ये जो दिल्ली मेट्रो खड़ी की जा रही है, पिलर्स खड़े हो रहे हैं, और वो सारा काम लार्सन टूब्रो कर रही है। उसके अलावा फैक्ट्रीज के अंदर प्लांट एंड मशीनरी की सप्लाई बहुत है। लार्सन टूब्रो मेक्स प्लांट एंड मशीनरी एंड सप्लाइज टू वेरियस फैक्ट्रीज, सीमेंट फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज एंड ऑल दैट। तो प्लांट एंड मशीनरी बनाकर देने का काम है। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में TCS इंडिया की नंबर 1, देन विप्रो, इन्फोसिस, HCL टेक एंड टेक महिंद्रा। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5 कंपनीज आ गई हैं आपकी। फिर हेल्थ केयर में, फार्मास्यूटिकल में, मेडिसिन में सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मास्यूटिकल एंड डिव्स लैब, जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं वो आ गए। इंफ्रास्ट्रक्चर में अडानी पोर्ट, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, वंस अगेन कुमार मंगलम बिरला एंड ग्रासिम सीमेंट, ऑल्सो कुमार मंगलम बिरला। तो कुमार मंगलम बिरला की 2 सीमेंट कंपनीज आ गई यहाँ पर, ग्रासिम सीमेंट भी और अल्ट्राटेक सीमेंट भी, और एक अडानी कंपनी आ गई यहाँ पर। इंश्योरेंस कंपनीज में HDFC लाइफ और SBI लाइफ, और ये हो गई आपकी टोटल 50 कंपनीज ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो आज की तारीख में है। आने वाले टाइम में अगर मान लो इनमें से कोई एक कंपनी वाइंडिंग में चली जाती है, मान लो भारती एयरटेल वाइंडिंग में चली गई, जियो खा गया उसको, जो भी है, मतलब ऐसे ऐसे प्लान लॉन्च किए कि भारती के लिए जीना मुश्किल हो गया। तो नाउ द पॉइंट इज, क्या वो फिर 50 माइनस 40 वेल 149 कंपनीज रह जाएंगी? हाँ जी, जो 51st नंबर पे कंपनी है वो 51 में आ जाएगी। और अभी तो मैं जो बताता रहता हूँ कि जब से वो LIC का पब्लिक इशू आया, आज LIC की मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 4.57 लाख करोड़ चल रही है। जबकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, टेक महिंद्रा है और कंपनीज हैं, 1 लाख करोड़ की कंपनी है। टाटा मोटर्स है तो टाटा मोटर्स 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है। LIC जो है वो आज की तारीख में शेयर का रेट गिरने के बाद भी 4.5 लाख करोड़ की कंपनी है, उसको जगह नहीं मिली अभी तक, यहाँ पर उसको जगह नहीं मिली है। लेकिन क्या होगा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ NSE, दिस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक दिन बैठेंगे और हाफ ईयरली मीटिंग होती है, 31 मार्च को भी होती है और 30 सितंबर को भी होती है। तो किसी ना किसी हाफ ईयरली मीटिंग में ये डिसाइड होगा कि LIC को अब निफ्टी में लाना है। और अगर LIC को निफ्टी में लाना है, क्योंकि LIC का लेवल 4.5 लाख करोड़ है, और किसी 1 लाख करोड़ की कंपनी को या 1.5 लाख करोड़ की कंपनी को निकालना है, जो छोटे लेवल पे, जो 50th नंबर पे है, 50th रैंक पे सबसे नीचे है, उसको निकालना है, तो फिर वो डिसीजन लिया जाएगा और फिर LIC को यहाँ पर एंट्री
मिलेगी, अभी मिली नहीं है लेकिन मिलेगी। और सोच के देखो, अगर मैं कहता हूँ HDFC लाइफ LIC से छोटी है, SBI लाइफ LIC से छोटी है, पूरे हिंदुस्तान में जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है, मैं हेल्थ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा, मैं कार इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा, जनरल इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो शायद आपके मम्मी पापा ने भी LIC पॉलिसी ली होगी। तो नाउ द पॉइंट इज कि पूरे ऑल ओवर इंडिया का लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का 70% अकेला LIC के पास है, और बाकी 30% बाकी सारी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें बटा हुआ है। तो LIC तो हाथी है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में, और इसको तो यहाँ जगह मिलनी चाहिए, चाहे HDFC लाइफ को हटाना पड़े, चाहे SBI लाइफ को हटाना पड़े, इन दोनों में से कोई तो एक हटेगा, तभी वो LIC को जगह मिलेगी। अब एक चीज़ मुझे बताओ, ये 50 कंपनीज मतलब जो सोच कर रखी गई हैं, तो वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उन्होंने क्या इसके पीछे क्या लॉजिक सोचा होगा इन 50 कंपनीज के पीछे? सेक्टर वाइज सारे सेक्टर्स को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मेटल एंड माइनिंग, केमिकल, टेलीकॉम, जिनसे हमारी इकॉनमी चलती है। कहने से ये सेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन इकॉनमी को। ट्रांसपोर्टेशन, कारें ज़्यादा बिक रही हैं तो इसका मतलब लोग अच्छा कमा रहे हैं, तभी तो कारें ज़्यादा बिक रही हैं। जितनी ज़्यादा कारें बिक रही हैं तो इसका मतलब लोग उतना ज़्यादा कमा रहे हैं। पेट्रोल कंजम्पशन बढ़ती चली जा रही है तो इसका मतलब लोगों की जेब में पैसा है ना, तभी तो पेट्रोल कंजम्पशन बढ़ती चली जा रही है। आई होप नहीं दैट। और अगर कोरोना आया और कोरोना आने के बाद इन दोनों की शेयर्स डाउन हो गए, रीज़न मारुति के शेयर्स भी हो गए, और क्यों हो गए? लॉकडाउन लग गया, और जब लॉकडाउन लग गया तो कारें बिकनी बंद हो गई, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया लॉकडाउन में, और उसके बाद फिर पेट्रोल कंजम्पशन भी कम हो गई, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जानी शुरू हो गई। गेटिंग दैट, शेयर्स के रेट डाउन हो गए। तो क्या वो इकॉनमी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और उसी कोरोना में जब यहाँ पर पिटाई हो रही थी इन कंपनीज की, इधर ये मैं कहूँगा हेल्थ केयर कंपनीज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज, इनके शेयर ताबड़तोड़ आसमान फाड़ के ऊपर 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 चढ़ते जा रहे थे, क्योंकि सारा काम ही इन्हीं का चल रहा था कोरोना के दिनों में। मतलब एक साल तो इन्होंने ही दबाकर इनके ही शेयर चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बहुत कमाया। गेटिंग दैट। तो क्या हम ये कहें कि ऐसे ही बिना सोचे समझे ग्रुप बनाया, या नहीं सेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और हर सेक्टर की टॉप कंपनी, हर सेक्टर की टॉप कंपनी जो है वो हमने यहाँ पर ले ली। टॉप कंपनी किस बेस पे? मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे। टॉप कंपनी किस बेस पे? मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे। उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे नहीं, उस कंपनी की सेल्स टर्नओवर के बेस पे भी नहीं, उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे, और वो भी जो हम बोल रहे हैं फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे ले लिया गया। तो अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, अब 3 जनवरी 2023 में इन 50 कंपनीज की जो एग्रीगेट टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितनी है? कितनी है? अब ये एग्रीगेट टोटल है, जिसमें प्रमोटर होल्डिंग भी है, जिसमें स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर होल्डिंग भी है, जिसमें एम्प्लॉइज ट्रस्ट होल्डिंग भी है, सब है इसके अंदर। टोटल वाली है, ये फ्री फ्लोट वाली नहीं है। कितनी है? रुपीज 148 ट्रिलियन। रुपीज 148 ट्रिलियन, या इसको क्या बोलें, 148 लाख करोड़, 148 लाख करोड़, रुपीज 148 लाख करोड़। आगे वो 30,000 भी लगा लो यार, 148 लाख 30,000 लाख करोड़, मतलब जो भी है वटेवर, 148 लाख 30,000 करोड़। तो अब इस 30 को इग्नोर करो यार तुम। नाउ यू जस्ट फोकस ऑन 148, हाँ 148 लाख करोड़, दैट इज well the aggregate market capitalization of these companies. And then one more thing, अब लेकिन फ्री फ्लोट देख रहे हैं, तो फ्री फ्लोट क्या आ रहा है इन कंपनीज का? इन 50 कंपनीज का क्या आ रहा है? 37.08 ट्रिलियन, दैट इज देयर। और अब जब ये फिगर हमारे हाथ में है और इधर ये फिगर भी हमारे हाथ में है, तो इसके बेस पे अगर हम 2 स्टेप्स में ये 18,000 पॉइंट कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कैलकुलेट करेंगे 18,000 पॉइंट 2 स्टेप्स में? सबसे पहला काम क्या करना है? स्टेप 1 स्टेप 2 किस तरीके से चलें? सबसे पहला काम क्या करना है? 37.08 ट्रिलियन, 37.08 ट्रिलियन डिवाइडेड बाय 2.06 ट्रिलियन, या कहें 37 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय दैट 2 लाख करोड़, जो भी वो फिगर है। तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास? एक मल्टीपल फैक्टर आ जाएगा। फिर उस मल्टीपल फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है किससे? 1000 रुपीज से, 1000 पॉइंट्स, 1000 बेस पॉइंट्स डिवाइड करके 18 आ गया। अब ये आपके सामने ही है। तो ये आज जनवरी 2023 की कैलकुलेशन कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में बदल जाएगा तो एक अलग चीज़ है, ये आज की कैलकुलेशन कर रहे हैं।
कि 37.08 ट्रिलियंस है और इट इज़ डिवाइडेड बाय फिलहाल से 2.06 ट्रिलियन। तो आपके पास आंसर क्या आ गया यहाँ पर, 18 इज योर मल्टीपल फैक्टर। फिर इस 18 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 1000 बेसिस पॉइंट से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या मिल गया, 18,000 पॉइंट्स इज निफ्टी। आज की तारीख में जो निफ्टी 50 का लेवल है, कैन आई कॉल इट निफ्टी 50? निफ्टी 50 इज 18,000 पॉइंट। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताना, ये जो एक कंपनी पे वापस जा रहा हूँ, वन सिंगल कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन डेली बेसिस पे ऊपर नीचे हिलती रहती है, उसके दो कारण होते हैं। क्या दो कारण होंगे? पहला, फर्स्ट रीज़न, मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब आपको निफ्टी नहीं, वापस कहाँ लेकर जा रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ वन सिंगल कंपनी पूरा दिन ऊपर नीचे हिलती रहती है। तो उसके दो कारण हैं। पहला कारण, दो चीज़ों को ही मल्टीप्लाई करते हो ना आप। कौन सी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हो आप मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए? अगर मैं आपको वापस ले जाऊं, कौन सी दो चीज़ों को कैलकुलेट करते हो? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। तो पहला रीज़न कि पूरा दिन ये करंट मार्केट प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो इस वजह से मार्केट कैपिटलाइजेशन घटती रहती है, बढ़ती रहती है पूरा दिन। दूसरी चीज़, क्या ये हो सकता है कि जो शेयर्स फ्री फ्लोट में नहीं थे, प्रमोटर्स, अब जैसे मुकेश अंबानी हैं, मुकेश अंबानी कह रहे हैं कि मेरे पास कंपनी के 51% शेयर पड़े हैं, तो इसमें से ने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 0.02% शेयर्स मार्केट में बेच देता हूँ, और 0.02% भी बहुत होगा। इज़ इट पॉसिबल? किसी मूड में वो नीता अंबानी ने कुछ बोला कि एक नया घर बनवा दो, तो चाहिए कुछ, मतलब पैसे की ज़रूरत है और इमीडिएट चाहिए, तो और क्या करें फिर, 0.02% शेयर्स मार्केट में बेच दिए। और बेचे तो फिर अब अपने लिए नहीं मांग रही नीता अंबानी, बेटे की शादी करनी है अनंत अंबानी की, छोटा सा घर है, कहाँ रहेगा आकर ना, उसकी बहू मतलब आनी है तो कहाँ आकर रहेगी बेचारी, तो इसलिए उसके लिए अलग घर चाहिए, सेपरेट हाउस चाहिए, वो नहीं रहना चाहती सेम बिल्डिंग में साथ में। पॉसिबल कहाँ, वो 27 फ्लोर का एंटिला बस छोटा सा। तो खैर अब जो भी है बट अब वो नई बहू को बुला रहे हैं तो उसके लिए नया घर खरीदना है, तो इसलिए 0.02% बेच दिया मार्केट में, और बेचा तो कुछ पैसे थोड़े से कमा लिए उसमें। तो क्या मार्केट फ्लोट बढ़ जाएगा, क्या फ्री फ्लोट बढ़ जाएगा? आंसर इज यस। अच्छा, एक चीज़ आपको बताऊं, 31 मार्च से पहले कभी कभी देखा है मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रमोटर्स अपना 0.02%, 0.2%, 0.5% बेचते हैं। 31 मार्च से पहले क्यों बेचते हैं? वो टाइम होता है सबको अपना एडवांस टैक्स पे करना होता है, और वो जितने बड़े लोग हैं उनका एडवांस टैक्स का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होता है, उतना ज़्यादा होता है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि चलो थोड़ी बहुत शेयर होल्डिंग बेच देते हैं, पैसा आ जाएगा तो अपना एडवांस टैक्स फिनेंशियल ईयर क्लोजिंग से पहले पे कर देंगे। ये वाली चीज़ कई बार देखा है, ऐसा होता है। लेकिन इतना सा भी शेयर अगर वो बेचते हैं ना, मार्केट सेंटीमेंट एकदम से नेगेटिव हो जाता है। पता नहीं प्रमोटर के घर में क्या बुरी हालत चल रही है, पता नहीं क्या अंदर कुछ गड़बड़ होगी, क्या मजबूरी है कि प्रमोटर को अपने शेयर्स बेचने पड़ गए। मतलब जैसे ही ये चीज़ आती है ना कि मार्केट में प्रमोटर फैमिली ने थोड़ा सा बेचा है, सारे के सारे रिटेल इन्वेस्टर घबराहट में, पैनिक में बेचना शुरू कर देते हैं, और मार्केट में इतनी बिकवाली आ जाती है कि शेयर का रेट डाउन हो जाता है। फिर प्रमोटर भी बैठ के सोचता रहता है कि क्यों बेचा, इससे तो ना ही बेचता। जैसे ही वो न्यूज़ मार्केट में आती है कि अंबानी ने कुछ शेयर बेचे हैं कंपनी के, तो मतलब कोई तो गड़बड़ होगी, रिलायंस में कुछ तो गड़बड़ ज़रूर होगा, मतलब कुछ तो फ्रॉड हो रहा होगा अंदर जो बाहर वालों को नहीं पता। ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ गई कि मुकेश अंबानी मार्केट में चोरी चुपके 0.2% बेच रहा है। खैर कहानी समझ में आ गई आपको, ये कहानी है निफ्टी की। अब सुना ज़रा एक चीज़ ध्यान से, सेंसेक्स में 50 कंपनीज से कम है या ज़्यादा है? कम है। निफ्टी 50 कंपनीज, वो आपने देख लिया, निफ्टी 50 कंपनीज और सेंसेक्स ओनली 30 कंपनीज। तो एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि अगर निफ्टी में 50 कंपनीज हैं और फिर भी निफ्टी 18,000 पॉइंट है, तो फिर सेंसेक्स में कंपनीज कम हैं, 30 कंपनीज हैं, और वो 30 कंपनीज इस 50 में से ही हैं, इस 50 में से टॉप 30 हैं। तो फिर सेंसेक्स 61,000 पॉइंट क्यों है, इतना ज़्यादा क्यों है? तो आप जो गेस कर रहे हो कि शायद सर बेस वैल्यू अलग होगी जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली वही चक्कर है, क्योंकि अदरवाइज कंपनीज तो इसी 50 में से ही 30 निकाली हैं, टॉप 30 कंपनीज इसी में से निकाली हैं।
तो हाउ व्हेन वी से हाउ द बेसिस और हाउ द पॉइंट्स आर कैलकुलेटेड इन द BSE सेंसेक्स नाउ, एंड सेंसेक्स इज मेड ऑफ 30 कंपनीज। तो उसमें फिर कहानी कहाँ चेंज हो जाती है, वो 30 कंपनीज में एक तो अब कंपनीज आपको कम दिखेंगी, सेक्टर वही हैं सारे के सारे, सेक्टर तो सारे के सारे वही हैं। अब बीच में आप देखोगे तो आपको बीच में वो ऑयल एंड गैस में रिलायंस है, लेकिन रिलायंस के आजू बाजू ONGC BPCL वो सब साफ हो गए। गेटिंग दैट पॉइंट। तो यहाँ पर FMCG के अंदर भी आपको अब गिनी चुनी दिख रही है, वो टाटा कंज्यूमर गायब हो गया। तो ये कहानी है। एक चीज़ जो मैं थोड़ी सी हैरान होता हूँ यहाँ पर सिर्फ कि, और उसका आंसर मेरे को नहीं मिला, आप ढूंढ लेना, गूगल कर लेना अगर आपको मिल जाए तो, कि NTPC जो कंपनी है ये सेंसेक्स उधर निफ्टी में नहीं है लेकिन सेंसेक्स में है। मतलब ये जो 30 कंपनीज आपको यहाँ दिख रही हैं इसमें से 30 में से 29 कंपनीज निफ्टी वाली हैं, कॉमन है। और NTPC एक ऐसी कंपनी इन्होंने रख रखी है जो वेल विच इज़ नॉट इन निफ्टी, निफ्टी में नहीं है लेकिन सेंसेक्स में है। तो ये इसका जवाब नहीं है मेरे पास कि ऐसा क्यों है। बाकी 29 कंपनीज अगर मैं देख रहा हूँ तो दे आर कॉमन विद निफ्टी। बट इन एनी केस टोटल कितनी है आपकी 30। और ये भी क्लियर है कि इन 30 में से अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाएगी तो जो 31 नंबर पे होगी उसको उठाकर 30 में इंक्लूड कर लेंगे, बट 30 विल ऑलवेज रिमेन 30। और हाफ ईयरली बेसिस पे इस लिमिट को, इस लिस्ट को चेंज भी कर सकते हैं। और मीटिंग कब होती है, 31 मार्च को और 30 सितंबर को। द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे सिट एंड दे डिसाइड कि क्या इसमें से किसी को हटाना है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और वेल शेयर का रेट गिरता जा रहा है, उसको हटाना है, क्या किसी दूसरी कंपनी को इस लिस्ट में ऐड करना है। तो डिसीजंस आर टेकन इन द बोर्ड मीटिंग। और ये जो 61,000 पॉइंट आपको यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं पहली चीज़ तो इन कंपनीज की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है 30 कंपनीज की इन जनवरी 2023 कितनी है, 116 लाख करोड़। तो 30 कंपनीज का कितना है, 116 लाख करोड़। उधर निफ्टी में आप क्या दिख रहे थे, 50 कंपनीज का कितना था, 148 लाख करोड़। उनका कितना था 140। तो जो टॉप 30 हैं उनका 116 लाख करोड़। और उसके बाद जो बैलेंस 20 कंपनीज बच गई हैं, अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 148 माइनस 16 तो दैट इज 32। जो नीचे वाली 20 कंपनी हैं उनका 32 लाख करोड़ की कंपनीज हैं, जो नीचे वाली बॉटम 20 कंपनीज हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना आपको। तो नाउ द पॉइंट इज ओवर हियर, यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, अभी तो हम क्या देख रहे हैं, फ्री फ्लोट नहीं देख रहे, क्या देख रहे हैं, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देख रहे हैं। एक चीज और जो ऊपर ऊपर दिख गई होगी आपको, 1 अप्रैल 1979 को बेस ले लिया गया था। बेस काफ़ी पुराना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पैदा कब हुआ था, 1875। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब पैदा हुआ था, 1875। हिंदुस्तान का पहला स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज, फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया। लेकिन बेस ईयर यहाँ पर क्या लिया गया, 1 अप्रैल 1979। और उस वक्त जो एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन थी 30 कंपनीज की वो कितनी थी, सिर्फ 5,000 करोड़। लेकिन 1979 में 5,000 करोड़ की वैल्यू अच्छी खासी मानी जाती होगी, लेकिन उसको माना क्या गया था, 100 पॉइंट माना गया था। क्या पॉइंट माना गया था, 100 बेसिस पॉइंट मान लिया गया था, 1,000 पॉइंट नहीं माना गया था। तो ये, लेकिन क्या उस वक्त ये 30 कंपनीज ये थी, आंसर इज नो। उस वक्त ये कंपनीज तो पैदा भी नहीं हुई थी। ये जो नीचे आपको दिख रही है TCS, विप्रो, इन्फोसिस, 1979 में। टेक्नोलॉजी कंपनीज तो पैदा ही 1991 के बाद हुई हैं। ये सारी की सारी कंपनीज कब पैदा हुई हैं, जब टेक्नोलॉजी बूम आया 1991, 1992 में पैदा हुई हैं ये सारी कंपनीज। तो उस वक्त 1979 में तो ये कंपनीज थी नहीं। वो छोड़ो, मारुति उद्योग लिमिटेड भी नहीं थी, और महिंद्रा एंड महिंद्रा नाम की भी कोई चीज़ नहीं थी। उस वक्त तो एम्बेसडर कार चलती थी, मालूम है, एम्बेसडर कार चलती थी, और एक प्रीमियर पॉल पद्मिनी कार चलती थी। मतलब ये भी नहीं थे। तो मतलब ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जो उस वक्त की नंबर 1 बेस्ट कंपनीज हुआ करती थी, और वो बाद में वाइंडिंग अप में चली गई, और उनकी जगह पर ये कंपनीज आ गई। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि 1979 में भी 30 कंपनीज था, आज 2023 में भी 30 कंपनीज है। वो 29 भी नहीं होता और वो 31 भी नहीं होता, वो हमेशा वो फिक्स्ड रहता है 30। और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है इन 30 कंपनीज का, वो है 30.5 लाख करोड़। अब आगे की कैलकुलेशन तो आपको आती है। अब इस 30.5 लाख करोड़ को किससे डिवाइड करना है, तो स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 30.5 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय 5,000 करोड़। और ये डिवाइड कर लो एक बार कैलकुलेटर पे, क्या आएगा,
ये आएगा आपका 61। 30.5 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय 5000 करोड़ क्या आएगा 61। और इस 61 को क्या बोलेंगे मल्टीपल फैक्टर, इसको क्या बोलेंगे मल्टीपल फैक्टर। और इस 61 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप 2 61 इज मल्टीप्लाइड बाय 100 बीपी। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है, बीपी मतलब बेसिस पॉइंट्स, 100 बेसिस पॉइंट। तो 61 रादर सॉरी ये 610 आएगा, 610 आएगा। आई एम रॉन्ग। ऊपर क्या आएगा मल्टीपल फैक्टर क्या आएगा 610 आएगा। तो 610 मल्टीप्लाइड बाय 100 बेसिस पॉइंट एंड दैट विल बी 61,000। कैलकुलेशन समझ में आई, गॉट दैट। तो स्टेप नंबर 1 आपने क्या किया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बेटर है। 30.5 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय 5000 करोड़, दिस इज स्टेप 1। और ये आ गया आपके पास 610 मल्टीपल फैक्टर, और फिर 610 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे 100 बेसिस पॉइंट्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 61,000 पॉइंट्स आ गया आपका। ये बच्चों वाले कैलकुलेटर लेकर बैठे हो तुम, छोटे कैलकुलेटर हैं तुम्हारे, वो यही आना है। छः सौ 10 ही आएगा, टेंशन मत लो। नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, वेल 3050 वो क्या हो गया आपके पास, क्या बोले उसको, डेसिमल लगाकर एक जीरो हटा दी, मतलब उधर ऊपर के 1000 करोड़ और नीचे के 1000 करोड़ में कितने जीरो होंगे ना, 1000 करोड़ में कितने जीरो होंगे, 1 करोड़ इज 7 जीरो, 1000 करोड़ इज 10 जीरो। तो 10 जीरो ऊपर की हटा दो, 10 जीरो नीचे की हटा दो, सिंपल है ना। 10 जीरो ऊपर से हटा दो, 10 जीरो नीचे से हटा दो, तो आंसर विल कम। और वो 10 जीरो ऊपर से हटाना और 10 जीरो नीचे से हटाने का मतलब क्या होगा, 3050 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज देयर। तो वो आ जाएगा, आप टेंशन मत लो उसकी। 3050 डिवाइडेड बाय 5 एंड दैट इज 610। और ये साफ सुथरे तरीके से लिखा हुआ है बस। दिस इज इन जनवरी 2023 BSc सेंसेक्स के 61,000 पॉइंट। कहानी समझ में आई। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको दोबारा काम आएगा कहाँ, जब आप म्यूचुअल फंड्स का चैप्टर पढ़ोगे। भूल मत जाना अब ये कॉन्सेप्ट। ये सीधा सीधा एग्जाम में कोई नहीं पूछता कि निफ्टी के पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, सेंसेक्स के पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, लेकिन एग्जाम में कौन सा चैप्टर आता है, म्यूचुअल फंड्स। और वहाँ पर ये पूरा कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा काम आ जाएगा आपको व्हेन यू डू द चैप्टर ऑफ म्यूचुअल फंड्स ओवर देयर। और अब आपके सामने कुछ दिखाने जा रहा हूँ। एक वेबसाइट है ये equitymaster.com। वेबसाइट का नाम क्या है, equitymaster.com, जहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें बता रखी हैं कि ये वो वही कंपनीज की लिस्ट है। लेफ्ट साइड पे क्या दिख रहा है, BSc सेंसेक्स की जो टॉप 30 कंपनीज हैं उनकी वो लिस्ट लेफ्ट साइड पे देख रही है, नाम दिख रहा है, वो किस सेक्टर को बिलोंग करती हैं वो सेक्टर का नाम दिख रहा है। फिर मार्केट प्राइस पर शेयर क्या चल रहा है आज की तारीख में, ये आज का नहीं है, कल का प्राइस है, नहीं आज का ही प्राइस है, ये 6 जनवरी का ही प्राइस है, 6 जनवरी 2023 का प्राइस है, वो दिख रहा है। परसेंटेज चेंज, सुबह से शेयर कितना गिर चुका है या कितना उठ चुका है वो दिख रहा है आपको परसेंटेज में। नंबर ऑफ शेयर्स दिख रहे हैं कि कंपनी में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मिलियंस में कितने हैं, मतलब आप आगे आपको 6 जीरो लगानी है, मिलियंस में कितने हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन अब आपको दो तरीके से दिख रही है, ये टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है और कह रहे हैं फ्री फ्लोट के लिए आप इससे मल्टीप्लाई कर दो। और इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब आप ये समझो, अगर एक्सिस बैंक में बोल रहे हैं कि इतनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब प्रमोटर के हाथ में सिर्फ 10% है, और मतलब 0.9 का मतलब समझ रहे हो 90%, और 90% जो है वो फ्री फ्लोट है। और अगर आपको कहीं पर ऐसा दिख रहा है कि HDFC है और HDFC में सिर्फ क्या बोल रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर दो, HDFC में तो कह रहे हैं 1 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 100% पूरा ही फ्री फ्लोट है, प्रमोटर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पर। और अगर कहीं 0.4 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहे हैं इन कंपनीज में,
तो मतलब 60% किसके हाथ में है, प्रमोटर्स के हाथ में है, 40% पब्लिक के हाथ में है, फ्री फ्लोट है। तो इसको वो फैक्टर दे दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दो। अब एक चीज़ और इन्होंने वेटेजेस भी असाइन की हुई हैं। द वेटेजेस आर असाइन की कौन सी कंपनी सेंसेक्स में कितने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करती है। तो जब 61,000 पॉइंट्स हम बोलते हैं तो उसमें से कौन सी कंपनी सेंसेक्स में कितने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करती है, कौन सी कंपनी 2% कंट्रीब्यूट कर रही है, कौन सी कंपनी 3.7% कर रही है। कोई कंपनी है जो HDFC बैंक है तो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 9.5% ऑफ सेंसेक्स। ICICI बैंक है तो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 8.9% ऑफ द सेंसेक्स। तो इनको बोलते हैं ना सेंसेक्स के हाथी हैं, ये सेंसेक्स के हाथी हैं जो पूरे सेंसेक्स की वैल्यू में 9.5% या 8.9% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, 12.3%। तो सबसे बड़ा हाथी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, दैट इज देयर। उसके अलावा बाकी फिर वो इन्फोसिस भी है, 8% कंट्रीब्यूशन है, जो बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं ये। और नीचे कितना दिख रहा है यहाँ फाइनली, 100। और ये जो आपको दिख रही है टोटल मार्केट कैप, ये कितनी है, 116 लाख करोड़। ये क्या है, ये फ्री फ्लोट नहीं है, क्या है, टोटल मार्केट कैप है सेंसेक्स की। कितनी है, 116 लाख करोड़, क्योंकि आगे मिलियंस है ना, तो इसमें अभी आपको 6 जीरो और लगानी पड़ेंगी। अब ये सही फिगर आ गई आपके सामने, अभी आएगा 116 लाख करोड़, तो 6 जीरो लगाने के बाद, बिकॉज इट इज़ द फिगर्स आर इन मिलियन। तो आगे फिर वो कंपनीज की अर्निंग बताई हुई है, अर्निंग पर शेयर क्या चल रहा है वो सब कुछ आगे बताया हुआ, वो सब डेटा आज रेलिवेंट नहीं है हम लोगों के लिए, नॉट रेलिवेंट। और ऐसी एक वेबसाइट और है यहाँ पर, getmoneyRich.com। ये लोग तो आपको साथ में सब कुछ ही बता रहे हैं। बेसिकली वही रिलायंस का कंट्रीब्यूशन कितना है, HDFC का कितना कंट्रीब्यूशन है, हर किसी ने अपने अपने फार्मूला अलग अलग कैसे लगा रखे हैं पता नहीं, मतलब सबका सेम ही होना चाहिए वैसे तो। हो सकता है कुछ दिन पहले कैलकुलेट किया होगा तो वो पुराना 10-15 दिन पुराना डेटा होगा, तो इसलिए वो अलग अलग चल रहा है। तो और प्राइस ये आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, मार्केट कैप फुल, और इधर क्या आ रहा है, मार्केट कैप फ्री फ्लोट। सब यहाँ तो इन्होंने क्लियर कट 2 कॉलम में दिखा दिया। फर्स्ट कॉलम, इस कॉलम में क्या दिखा रहे हैं, फुल मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैप, और इस कॉलम में क्या दिखा रहे हैं, फ्री फ्लोट मार्केट कैप। लेकिन हमें तो निफ्टी या सेंसेक्स कैलकुलेट करने के लिए कौन सी वाली चाहिए होती है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप चाहिए होती है। समझ में आ रही है बात, गॉट दैट। तो ये वेबसाइट्स हैं जहाँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें ज़्यादा मिल जाती है, एंड वी गेट लेस इन्फॉर्मेशन ऑन द BSE वेबसाइट इटसेल्फ। लेकिन दूसरी वेबसाइट्स हैं जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा प्रोवाइड कर देती हैं इनफैक्ट एट टाइम्स। और एक चीज़ यहाँ पर, अब NSE की वेबसाइट अगर मैं देखता हूँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे ये जो सबसे ऊपर ऊपर दिखता है लेफ्ट साइड पे, लाइव मार्केट, तो लाइव मार्केट में ही आ जाते हैं। और लाइव मार्केट में ये इक्विटी स्टॉक वॉच है, तो ये तो आपको सामने लाइव डेटा आज का नज़र आ रहा है। ये निफ्टी की 50 कंपनीज़ हैं, ये कौन सी हैं, निफ्टी 50 कंपनीज़। और कौन सी कंपनी अप है, कौन सी डाउन है, अब आपको आज ग्रीन में बहुत सारी कंपनीज़ दिख रही हैं यहाँ पर। ये ऊपर वाली सारी ग्रीन में ही हैं, ये सारे शेयर सुबह से अभी चढ़ रहे हैं। हालांकि ओवरऑल निफ्टी आज नीचे दिख रहा है, डाउन है, 0.27% आज डाउन है निफ्टी। लेकिन ये ऊपर वो कंपनीज़ हैं जो ऊपर चढ़ रही हैं, और नीचे फिर वो कंपनीज़ हैं जो नीचे खींच रही हैं, निफ्टी को नीचे गिरा रही हैं। नीचे खींचने वाली ये सारी कंपनीज अब रेड में हैं। बजाज फाइनेंस कल तो खूब सुपर क्रैश था, आज भी रेड में, और बजाज फिनसर्व कल भी सुपर क्रैश में था, आज भी रेड में। तो ये वो सारी कंपनीज हैं जो आज नीचे गिर रही हैं। ये रोज़ की कहानी है, चलता रहता है, दैट गोज़ ऑन, किसी दिन ऊपर किसी दिन नीचे। तो लोग प्रॉफिट भी कमा रहे हैं और लोग लॉस में भी निकल रहे हैं। जो पैनिक सेलिंग करके निकल रहे हैं, दे आर इन द लॉस ऑल्सो एट द सेम टाइम। सो वेल नॉट, ये वो 50 कंपनीज अब आपके सामने जो आपने वो सेक्टर वाइज मैंने आपको डिवाइड करके दिखाया था। तो यहाँ तक आते आते अब आपने 2 चीज़ें सीख ली आज। क्या 2 चीज़ें सीख ली, क्या सीखा? नंबर 1 पॉइंट्स कैलकुलेट करना, और दूसरा सिंगल कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। अगर एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, बता पाएंगे। और एग्जाम में पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो भी बता पाएंगे। दोनों मतलब पता ही है अब आपको। पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए कोई नहीं कर रहा, लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड का चैप्टर करोगे तो आप ये सब कुछ वहाँ पर पढ़ने वाले हो। मैं अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर म्यूचुअल फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। पूरा सब कुछ नहीं बताऊंगा आज म्यूचुअल फंड के चैप्टर के बारे में, क्योंकि अभी बात हुई ना कि म्यूचुअल फंड के चैप्टर में ये इन्फॉर्मेशन काम आनी है, तो इसलिए थोड़ा सा पता होना चाहिए। और हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होता है। जब एक म्यूचुअल फंड बनाते हैं, अब ध्यान से पढ़िएगा, बीच में यहाँ पर जो आपको बताया गया ये सेंटर पार्ट,
आपको यहाँ पर 4 लोग नजर आ रहे हैं। सबसे ऊपर नजर आ रहा है स्पॉन्सर ऑफ द म्यूचुअल फंड, आगे क्या लिखा है? एनबीएफसी। एनबीएफसी की फुल फॉर्म नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और अ बैंक। फिर क्या नजर आ रहा है? म्यूचुअल फंड एस्टैब्लिश्ड एज कंपनी या एज ट्रस्ट? तो म्यूचुअल फंड ट्रस्ट होता है, कंपनी नहीं होता। म्यूचुअल फंड एस्टैब्लिश एज ए ट्रस्ट, और कितने ट्रस्टी होते हैं?